iOS प्लेटफॉर्म नहीं चल पाता, आई मीन iOS को चलाने के लिए यू नीड Xcode इन योर मशीन. Xcode नेवर इंस्टॉल ऑन विंडोज. तो आपके पास या तो आईफोन होना चाहिए चलाने के लिए या टैबलेट होना चाहिए जहां पर आप इसे चला सकते हो, या फिर आपके पास कोई क्लाउड पर आपको वो OS मिल जाता है. ठीक है, तो मेरे पास ये है, तो मैं आपको दोनों का टेस्टिंग करके दिखाऊंगा. एंड दिस इज द फ्लटर विंडोज जिप. तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और एंड्रॉइड स्टूडियो डाल के एंड्रॉइड तो चला ही सकते हो. एंड्रॉइड स्टूडियो में एक फीचर मिलता है जिससे हम प्लेटफॉर्म स्विच कर सकते हैं टेम्पररी GUI वाइज. तो GUI वाइज आप टेस्टिंग कर सकते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के थ्रू, iOS के लिए भी और एंड्रॉइड के लिए भी. आई होप ये बात क्लियर है. बट अगर आपको कुछ हार्डवेयर लेवल पे टेस्टिंग करनी है तो रिकमेंडेशन इज आइदर यू हैव macOS और आइदर यू हैव iPhone, जिस पे आप टेस्ट कर सकते हो. ठीक है, सो यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड दिस जिप फाइल. तो आप क्लिक करोगे एंड इट इज गेट डाउनलोडेड. अब थोड़े स्टेप्स नोट करने हैं आप सब लोगों ने. सो वंस यू डाउनलोड दिस फाइल यू विल जस्ट एक्सट्रैक्ट इट. तो मैंने इसे अनजिप किया, अनजिप करके ऐसा बन गया, देख रहे हो. तो फ्लटर इज देयर. तो इस फ्लटर को मैं ओपन करता हूँ एंड इनसाइड अ फ्लटर फोल्डर इज देयर, जो मैंने फ्लटर के अंदर डाला था. एंड इट हैज समथिंग कॉल्ड बिन. जैसे आपने कभी जावा में देखो JDK के अंदर बिन होता है, सो इट इज लाइक दिस. सो व्हेन यू ओपन दिस बिन इट हैज समथिंग कॉल्ड फ्लटर. तो अगर आप देखो तो फ्लटर मेरे पास यहाँ पर नजर आ रहा है. दिस इज अ कमांड विच इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू रन. तो इस कमांड का आपको पाथ सेट करना होता है. आई होप जैसे जावा में किसी ने आप में से पाथ सेट करके देखा हो, ताकि आपका जावा कमांड चल सकता है. सेम यू नीड टू सेट द पाथ ऑफ दिस. तो फ्लटर का आपको पाथ सेट करके आना है. दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है आप सबको. सो द स्टेप इज, मैं स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ जस्ट फॉर मेकिंग अ नोट्स. जितना मैं कोड करूंगा मैं आपको शेयर करूंगा उसका. बट द पॉइंट इज कि क्या क्या करना है हमें वो बताओ. सो आपको सबसे पहले यू नीड टू डाउनलोड फ्लटर की, आप जिप डाउनलोड करो एंड देन एक्सट्रैक्ट इट. उसे आप एक्सट्रैक्ट करो. वंस इट इज गेट एक्सट्रैक्टेड देन सेट द पाथ. तो आपको जाकर उसका पाथ सेट करके आना है. ठीक है, तो विंडोज में अगर आप सबको पता हो तो माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाकर आप वहां सिस्टम वेरिएबल या यूजर वेरिएबल के अंदर पाथ नाम का वेरिएबल होता है एंड देयर यू कैन सेट द पाथ. ठीक है, ऐसे ही मैंने भी अपनी मशीन में पाथ सेट कर रखा है. बस मेरे पास विंडोज नहीं है तो मेरे को यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ. द स्टेप्स आर सेम. तो अगर आपने कोई उबंटू यूज कर रहा है तो उसके लिए भी बैश प्रोफाइलिंग ऐसी होगी. सो आई नीड टू जस्ट गो टू दिस nano.bash_profile. सो इफ यू जस्ट, आप जैसे जैसे जाके देखते हो, सो it is here export path and it is flutter bin path, right? So this is I am setting it. तो ये मैंने यहाँ पर जाके सेट कर दिया. तो इसका मतलब मेरे पास फ्लटर सेट हो गया and now I am able to use a flutter in my machine. I hope guys यहाँ तक क्लैरिटी आप सबको कि आपको डाउनलोड करना है, उसका पाथ सेट करना है. और विंडोज में माई कंप्यूटर में इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर जाकर आपके सिस्टम वेरिएबल्स होते हैं या यूजर वेरिएबल्स होते हैं, देयर यू कैन सेट अ पाथ. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग इज आपका फ्लटर तो सेट हो गया, लेकिन डार्ट भी आपको सेट करना होगा. तो डार्ट कहां से मिलेगा ये भी देखते हैं. सो इफ यू जस्ट गो टू दिस फ्लटर फोल्डर, फ्लटर के अंदर ही इनसाइड दिस फ्लटर फोल्डर यू हैव समथिंग कॉल्ड कैशे फोल्डर. दिस वन बिन के अंदर एक कैशे फोल्डर है एंड इनसाइड कैशे देयर इज अ डार्ट SDK. तो अगर आप जाओगे डार्ट SDK मिलेगी और डार्ट के अंदर बिन है. ठीक है, तो डार्ट की सारी कमांड्स आ जाएंगी आपके पास. सो यू नीड टू सेट द टू पाथ. एक तो आप फ्लटर का पाथ सेट कर दो, okay? और साथ में किसका पाथ सेट कर दो, डार्ट का पाथ सेट कर दो. मेक सेंस गाइस? कोई डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है पूछ लो इनिशियल लेवल पे. ठीक है, तो हमें ये समझ आया कि वी नीड टू जस्ट सेट दीज टू पाथ. अब इसके बाद हमारी मशीन पे काम करना शुरू हो जाएगा. सो अगर आप यहाँ देखोगे, सो आई जस्ट सेट फ्लटर बिन पाथ और दूसरा पाथ मैंने सेट किया. अगर आप यहाँ नीचे देखोगे, so I have another path called flutter bin cache dot SDK. का भी पाथ मैंने सेट किया dot SDK bin तक का. ठीक है, so these two path I am setting it. और जैसे मैंने अगर ये सेट कर रखा है परफेक्टली, मैं इसे बंद कर रहा हूँ एक बार. तो how you will figure out कि पाथ सही सेट है या नहीं, you need to just write in your machine flutter hyphen version. So it will show you the flutter version. तो मुझे फ्लटर का वर्जन दिखाना शुरू कर देगा. ठीक है, and it is also showing the dart version. ठीक है, इवन आई कैन चेक आउट दिस थिंग डार्ट वर्जन करके भी. ठीक है, तो डार्ट का वर्जन भी आना शुरू हो जाएगा मेरे पास. तो दिस इज हाउ योर मशीन इज गेट रेडी फॉर यूजिंग फ्लटर एंड यूजिंग डार्ट. अभी तक कोई डाउट गाइस इसके अंदर? एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस सो फार? आई होप ये क्लियर है. ठीक है, तो डार्ट का पाथ सेट करने वाले को दोबारा बताना. डार्ट का पाथ सेट करने के लिए
मुझे बेसिकली क्या करना है, मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपने जहां फ्लटर डाउनलोड किया है, जस्ट गो टू द फ्लटर फोल्डर। देखो मैं यहां से जा रहा हूँ, सो दिस इज माय डाउनलोड लोकेशन। फ्लटर का जिप डाउनलोड होता है, इसे एक्सट्रैक्ट किया, गो टू द फ्लटर। फ्लटर के अंदर बिन में जाना है आपको, ठीक है। बिन में कैशे नाम का फोल्डर है, एंड इनसाइड द कैशे यू हैव डार्ट एसडीके, और उसके अंदर बिन है। यहां तक का आपको पाथ सेट करना है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया कि मैंने अपने इस बैश प्रोफाइल, क्योंकि मेरे पास यहाँ बैश प्रोफाइल में सेट होता है, तो यहाँ मैंने इसको बड़ा करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो दिस इज द path I am setting it for Dart, and this is the path I am setting it for Flutter. I hope ये clear है, ठीक है। लेकिन आप कैसे कर रहोगे, आप अपने माई कंप्यूटर में इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाके सेट कर रहोगे पाथ। अगर आप में से कोई भूल जाता है पाथ कैसे सेट करना है, कोई स्टेप में गड़बड़ है, तो आप सेट जावा पाथ अमित श्रीवास्तव करके यूट्यूब पे एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हो। तो उसमें जावा का पाथ सेट करने की मैंने एक वीडियो डाल रखी है यूट्यूब पे। यू नीड टू जस्ट चेंज इट टू, वहां पर जावा के पाथ की जगह आप सिर्फ फ्लटर और डार्ट का पाथ सेट कर देना, ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि मेरे पास वो इन्वायरमेंट नहीं, इसलिए मैं आपको इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं दिखा पा रहा हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे पाथ सेट हुआ है। सो आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि अगर ये पाथ सेट है एंड इट इज शोइंग यू कि वो पाथ आपको दिखा रहा है कि दीज आर द वर्जन्स यू हैव, तो अब आपको नेक्स्ट इमीडिएट चीज क्या चाहिए, आपको सबसे पहले सीखना होगा डार्ट। क्योंकि अगर आपको डार्ट नहीं लिखना आता है, यू कैन नॉट राइट एनी सिंगल लाइन ऑफ कोड इन फ्लटर, तो आपको सबसे पहले डार्ट लिखना है। अब डार्ट लिखने के लिए क्या करना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो डार्ट को चलाने के लिए यू नीड वीएस कोड। तो आप समझना एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं, क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो फ्लटर को चलाता है, फ्लटर का एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा सा बनता है। तो डे वन पे सीधा उस बड़े प्रोजेक्ट को देखना और उसके अंदर के बहुत सारे कोड्स को देखना बेकार है हमारे लिए। सो वी विल जस्ट स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड वीएस कोड। तो आप इनिशियली अपनी मशीन पे वीएस कोड डाउनलोड करो। ये कोड एडिटर है, इसको हम शुरू में यूज करते हैं आज ताकि हम डार्ट का कोड सीख लें। एंड वंस वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द डार्ट कोड, देन वी मूव टू द फ्लटर कोड, ठीक है। तो आज का डे हमें स्पेंड करना होगा ताकि हम सिंटैक्स लिखना सीख जाए उसका। तो यू जस्ट गो टू द वीएस कोड, एंड वीएस कोड पे जाके विंडो वर्जन भी अवेलेबल है, मैक वर्जन भी और लिनक्स वर्जन भी अवेलेबल है। सो यू नीड टू जस्ट क्लिक एंड डाउनलोड इट, ठीक है। वंस यू डाउनलोड इट, इट विल बी लुक लाइक दिस कि आप वीएस कोड सर्च करो एंड इट विल बी गेट ओपन, ऐसे कुछ ओपन हो जाएगा आपके पास। एंड यू जस्ट गो टू द फाइल मेन्यू, क्योंकि आपको यहाँ कोड करना है अपना, तो इसे नोटपैड से ज्यादा नहीं समझना कुछ। तो just go to this and file and open. So when I click on this open section, I just go to my documents folder. ठीक है, आप अपने C drive, D drive, E drive किसी भी जगह पे जाओ and just create a new folder and you will say Dart learn. ठीक है, एक फोल्डर मैंने यहाँ पर बिल्ड कर दिया Dart learn and just open it. So this folder is get open. तो मैंने कुछ खास काम नहीं किया, VS Code में जाके सिर्फ एक फोल्डर खोला है, that's it. इससे ऊपर कुछ नहीं. Once this folder is get open, I am now able to write the code. तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कोड राइट कर सकता हूँ इसमें, ठीक है। अब कोड राइट करने के लिए देखो क्या करना है, बहुत सीधा सा काम है, राइट क्लिक करो एंड न्यू फाइल। आइदर यू डू राइट क्लिक न्यू फाइल और आइदर यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, ये दिख रहा है आपको जहां पर मेरा कर्सर है, दैट्स अ प्लस साइन। सो इफ यू जस्ट क्लिक ऑन दिस प्लस साइन, यू विल जस्ट से one dot dart, दैट्स इट, दिस इज गेट क्रिएटेड। one dot dart फाइल क्रिएट हो जाती है, बस आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन मस्ट बी द डार्ट, ठीक है। अब अगर हम डार्ट की बात करें, तो जो डार्ट लैंग्वेज है हमारे पास, अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछता है कि डार्ट एक्चुअली में क्या लैंग्वेज है, वो क्या कर रही है, तो डार्ट जो है आपके पास, दैट इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो ये भी एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है और बिल्ड बाय द गूगल ने इसे बिल्ड कर रखा है, ठीक है। और ये जो बिल्ड हुई है, बिलीव करना है 2011 की बिल्ड है, पॉपुलर नहीं हो पाई थी। नाउ इट इज गेट पॉपुलर बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि फ्लटर पॉपुलर हो गया। सो दे हैव इन्वेंटेड इन 2011 एंड इट इज बेसिकली oops बेस्ड लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लस जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस का मतलब है कि इट इज नॉट स्पेसिफिकली मीन्ड फॉर फ्लटर, यू कैन यूज इट फॉर विद एंगुलर। अगर आप में से किसी ने नाम सुना एंगुलर, या आपने किसी ने नाम सुना नोड, तो ये एंगुलर के साथ भी यूज हो जाता है और नोड के साथ भी यूज होता है, फ्लटर के साथ भी यूज होता है। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड से जनरल पर्पस। तो अगर आपने इसे फ्लटर के साथ मिक्स किया तो आप मोबाइल एप्स बना सकते हो। फ्लटर की ऑफिशियल लैंग्वेज ही यही है, तो और कोई चॉइस नहीं आपके पास। एंगुलर के साथ आप टाइपस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो और डार्ट भी यूज कर सकते हो। टाइपस्क्रिप्ट इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है एंगुलर के साथ, और प्लस आप डार्ट भी यूज कर सकते हो। और नोड के साथ आप जेएस भी यूज कर सकते हो, टाइपस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो, टीएस भी यूज कर सकते हो, डार्ट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बैकएंड के लिए है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज।
आई होप गाइस ये बात समझ आ गया सबको। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ मोबाइल ऐप्स फ्रंट एंड बैक एंड तीनों के पर्पस के, तो आप एक बारी में सीख रहे हो इसे तो आगे चल के काफी जगह आप इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, ये हमें डार्ट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मिल गई है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने इंस्टॉल तो कर लिया, अब डार्ट को लिखना शुरू करते हैं कि डार्ट लिखी कैसे जाती है। तो काफी मजेदार है इसे सीखना क्योंकि बहुत इजी सा सिंटैक्स है। अब कुछ बेयर मिनिमम चीजें आपको चाहिए अपनी मशीन पे से चलाने के लिए। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इन योर मशीन, यू नीड टू जस्ट गो टू दिस सेक्शन, यहां जाना है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशंस। जब वीएस को डाउनलोड करोगे सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड एक्सटेंशंस। इस इधर से आपको कुछ प्लगइन्स डालने तभी आप डार्ट चला पाओगे इसके अंदर। ठीक है, वीएस कोड में आप डार्ट भी चला सकते हो, फ्लटर भी चला सकते हो, दोनों का सपोर्ट है। तो हम डार्ट सीख रहे हैं तो हम डार्ट चलाना शुरू करते हैं। सो जस्ट गो टू दिस एक्सटेंशन एरिया एंड डाउनलोड इट। क्या डाउनलोड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो जस्ट क्लिक ऑन दिस सेक्शन, यू आर हेयर, मैं से क्लियर करता हूँ, एंड जस्ट गो हेयर एंड टाइप डार्ट। आपने डार्ट टाइप करना है। वंस यू टाइप और डार्ट, आपको यहाँ दिखेगा कि यहाँ कोई इंस्टॉलेशन का बटन नहीं आ रहा। बाकी सब में अगर आप देखो तो इंस्टॉलेशन का बटन आ रहा है, बिकॉज आई ऑलरेडी इंस्टॉल इट। तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन का बटन आएगा एंड यू नीड टू जस्ट क्लिक इट हियर एंड डाउनलोड इट। सो यू हैव द सपोर्ट ऑफ डार्ट इन योर वीएस कोड। तो अब ये हेल्प देगा एटलीस्ट आपको टाइप करते वक्त कोड को। और कुछ आप गलत लिखोगे तो आपको कंपाइलेशन एरर आने शुरू हो जाएंगे। सो यू नीड अ डार्ट प्लगइन फॉर इट। ठीक है, तो सेम हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में करना पड़ेगा आगे चल के। आई होप ये भी क्लियर है आप सबको। सो वंस दिस थिंग इज डन कि हमारे पास डार्ट का प्लगइन आ गया है, सो नाउ वी आर एबल टू राइट इट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर राइट करना शुरू करता हूँ। तो शुरुआत किससे करनी है, वॉइड मेन। ठीक है, मेन इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम एंड नाउ आई वांट टू प्रिंट समथिंग, सो आई विल राइट प्रिंट एंड आई एम सेइंग हेलो डार्ट। मुझे हेलो बोलते हैं डार्ट को एंड आई जस्ट राइट प्रिंट। तो सी पढ़ा है तो प्रिंट है, यहाँ प्रिंट है, तो बहुत इजी सा है। अब आपको व्यू में जाना है एंड इनसाइड द व्यू देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड टर्मिनल। तो टर्मिनल इज योर डॉस, तो ये यहाँ खुल जाएगा, दिस इज द टर्मिनल। ठीक है, और जैसा मैंने आपको बताया था वीएस कोड पे हर चीज कमांड से करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम एंड्रॉइड स्टूडियो पे करेंगे तो ये सब नहीं करना पड़ेगा। सो आई जस्ट गो हियर एंड अगर आप इसे देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इस एरिया को। सो वंस आई इंक्रीज द साइज ऑफ दिस एरिया, तो आप देखना यहाँ लिखा आ रहा है कि मैं कौन से फोल्डर में हूँ, डार्ट लर्न में हूँ, इसी में मैं हूँ। तो मैं यहाँ जाके आई विल राइट डार्ट 1.dart, तो इट इज शोइंग द आउटपुट। आई होप गाइस ये क्लियर है आप सबको। तो इट मीन्स हमें समझ आ गया कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो हमें प्रिंटिंग भी समझ आ गई इसकी बेसिक। थोड़ा छोटा कर देते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू राइट अ कोड। अब क्या करते हैं, हम यहाँ सीखते हैं कि बेसिक कोड कैसे लिखते हैं। तो जैसा आप सबने जावा पढ़ा है, तो इंट ए 100 लिखा, इंट बी 200 लिखा, इंट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी लिखा एंड आई वांट टू प्रिंट द रिजल्ट। तो हम जावा में क्या करते थे, प्लस सी कर देते थे। यहाँ प्लस सी एरर है क्योंकि जब प्लस सी करोगे तो सी इज नॉट अ स्ट्रिंग, सी इज नॉट अ स्ट्रिंग, सी इज अ इंट। इट्स बिकॉज इट्स अ इंट, तो वो बोलता है कि इसे आप इंटीजर, इसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। तो इसके लिए एक मेथड होता है टू स्ट्रिंग। तो अब स्ट्रिंग बात क्या है, इंट तो स्मॉल है, स्मॉल आपको सबको पता होगा, इट्स अ प्रिमिटिव टाइप, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट टाइप। But in Dart, everything is an object. Everything is an object. So int is not a primitive; it's an object. ठीक है? I hope ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो हमें ये क्लियर हुआ कि जब हमने लिखा टू स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग बिकॉज ये ऑब्जेक्ट था तो ये वाला मेथड हमें मिला जिसने स्ट्रिंग में से कन्वर्ट कर दिया। दैट्स अ वन वे ऑफ प्रिंटिंग। अनदर वे इज आप ऐसा लिख सकते हैं हेलो डार्ट और $C। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो उस केस में आपको टू स्ट्रिंग नहीं करना पड़ता, वो इम्प्लिसिटली करता है। तो अभी जाकर हम इसे भी टेस्ट करके आते हैं। तो आई जस्ट डू क्लियर एंड आई जस्ट गो थ्रू डार्ट एंड आई विल टाइप हेलो डार्ट। आई होप गाइस इट मेक सेंस कि ये कैसे काम कर रहा है। तो बहुत बेसिक सा कोड है और इसी को आप चेंज भी कर सकते हैं। सर क्या आपने जो क्लोज स्ट्रिंग किया वो एक तरह से टाइप कास्टिंग होगा जो हम सी में करते हैं। इट्स लाइक अ टाइप कास्टिंग, है ना। बस इसमें सिर्फ इतना हो रहा है कि व्हेन आई एम डूइंग द टाइप कास्टिंग, तो उसे एक प्री डिफाइंड मेथड इन लोगों ने दे दिया हमें जिससे हम पता लगा पा रहे हैं। तो टू स्ट्रिंग इज अ प्री डिफाइंड मेथड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द डार्ट इटसेल्फ। ठीक है, वो कैसे आ रहा है उस पर भी जाएंगे हम लोग। अब इसी तरीके से हमारे पास अलग अलग टाइप्स भी डिफाइंड है। तो हमें ये बेसिक थिंग तो समझ आ गई कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब सपोज एक और वे ऑफ प्रिंटिंग में हम ट्राई करके देखते हैं। इट इज लाइक प्रिंट एंड आई एम सेइंग रिजल्ट इज ऑन किसको, सी को आप कह रहे हो। हाँ, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन गया इस मूवमेंट में ना। जैसे हमने $C लिखा, सो इट इज इंटरनल डूइंग द टू स्ट्रिंग। ठीक है,
रन टाइम पे कॉन्केट कर रहा है, सो इट मींस प्लस करके फिर टू स्ट्रिंग लिखना इट्स अ बिगर डील फॉर अस। तो इन्होंने आसान सिंटैक्स दिया $C, ठीक है। ये जब भी हम डॉलर वर्ड यूज करते हैं इट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। जैसे हम पढ़ते हैं ना फिल इन द ब्लैंक्स, योर नेम इज डैश, तो ऐसा लिखा रहा है और वहां जाके हमें फिल करके आना नेम, सो इट मींस वो डैश थिंग इज लाइक अ प्लेस होल्डर फॉर अस कि यहाँ पर जाके अपनी कुछ वैल्यू डालो। दैट सेम थिंग इज $C इज हियर, दैट इज एक्टिंग एज अ प्लेस होल्डर। Now I just go to this result is, and in this result is I am just saying dollar curly bracket and a plus b. So when you have the expression, it is mandatory to write curly bracket. तो आपको ध्यान देना है जब भी कोई expression होगा you need to just do curly bracket. So it means it will do the first a plus b, then convert it into the string. तो एक बार फिर से try करते देखो, हमने किया, now the result is, तो आपको समझ आना चाहिए अगर सीधा वैल्यू प्रिंट करनी है $C विद एक्सप्रेशन करनी है, यानी कोई कंप्यूटेशन करके आपको रिजल्ट देना है, देन यू नीड टू राइट डॉलर करली ब्रैकेट। सो यू हैव 3 वेराइटीज ऑफ प्रिंटिंग, आप इनमें से कोई सी वेराइटी यूज कर सकते हो प्रिंट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा और डीप लेते हैं इसके अंदर। तो जैसे हम जो है उसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर मेथड है रन टाइम टाइप। व्हेन यू राइट दिस थिंग डॉट रन टाइम, तो वो बताएगा आपको कि इसका इंटरनली टाइप क्या है। सो इफ आई राइट दिस थिंग, जस्ट डू क्लियर एंड आई रन इट, सो इट इज सेइंग इट्स अ इंट इंटरनली, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर भी जाकर, अगर मैं इसके ऊपर भी जाकर डॉट रन टाइम टाइप कर देता हूं, तो इस बिकॉज जो इंट है वो एक टाइप है, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ क्लास, और इसके ऊपर भी एक पेरेंट है। सो व्हेन आई रन इट, सो आपको नजर आएगा अंडरस्कोर टाइप। तो लर्निंग क्या हुई आप सबके लिए, द लर्निंग इज बेसिकली कि यहां पर सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो बैठा हुआ है अंडरस्कोर टाइप, उसके इनसाइड ही निकले हैं इंट, उसी के इनसाइड है हमारे पास फ्लोट जैसी चीजें, या हमारे पास जितने भी डेटा टाइप्स बन रहे हैं वो सब इंस्पायर्ड फ्रॉम अंडरस्कोर टाइप। सो इवन स्ट्रिंग भी इट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस। आई होप गाइस इट मेक्स सेंस। सो इट्स अ टॉप टाइप, तो टॉप पे बैठा हुआ है, और वी कैन से इट्स अ रूट, दैट्स व्हाई द टू स्ट्रिंग इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस अंडरस्कोर रन टाइम टाइप से, ठीक है। तो हर एक का पेरेंट जो टाइप है दैट इज अंडरस्कोर टाइप। मेक सेंस गाइस? तो इसके थ्रू आप पता लगा सकते हो कौन सी टाइप किससे डिफाइन हुई है। अच्छा, अब इसी के साथ में एक और वैरायटी आपके सामने रखना चाहता हूं। सो आई जस्ट गो बैक हियर। तो अगर आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट कभी टच किया हो, तो जावास्क्रिप्ट में इतना मुश्किल सिंटैक्स नहीं होता जितना हम जावा में सीख कर बैठते हैं। तो वैसे कमेंट करता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो वहां हम ऐसा लिखते हैं where a100, दैट्स इट, बस इतना लिखा, वेरिएबल डिफाइन हो गया, ठीक है। सो दिस इज द वे आउट टू डिफाइन अ वेरिएबल। तो वो रन टाइम पे अपने आप इंटेलिजेंस लगा जाता है कि बिकॉज यू आर असाइनिंग 100, सो इट इज बिकम अ इंटीजर। तो where b इक्वल टू 200, तो ये और आसान है। और आपने अगर मॉडर्न जावा पढ़ाओ तो मॉडर्न जावा में भी सिंटैक्स आ चुका है where। तो अगर आप लेटेस्ट जावा वर्जन यूज कर रहे हो, सो इट हैज द सपोर्ट ऑफ where, तो आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो where इज अलाउड इन जावा आल्सो, बट इट इज कमिंग फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट इनिशियली। तो जब आप ऐसा लिख रहे हो तो वो रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है, बिकॉज इट्स एन 100, सो इट्स एन इंट। तो अगर आप अभी भी रन टाइम टाइप देखोगे इसकी, तो इट इज सेइंग आई एम एन इंट, इवन आई एम नॉट स्पेसिफाइंग इट इज एन इंट। व्हेन आई रन इट, इट इज सेइंग आई एम एन इंट। मेक सेंस गाइस? तो इसलिए दोनों तरीके के सिंटैक्सेस को सपोर्ट कर रहा है, हम दोनों तरीके के सिंटैक्स यूज कर सकते हैं। सो सपोज अगर इफ आई एम स्पेसिफाइंग where g and I am not specifying anything, now the question is अगर g में आपने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया and I want to check कि what is the value of the g right now and what is the type of the g, because it does not have type, not specify anything because I am saying it's an object. ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू आप सबको पता हो नल होती है, ऑब्जेक्ट में जब कुछ नहीं होता तो इट्स नल। सो दैट्स व्हाई इट इज सेइंग व्हेन यू प्रिंट जी इट इज सेइंग आई एम नल। और आप देख रहे हो इसके आगे लिखा रहा है डायनेमिक जी, बिकॉज जो आप डालोगे वैसे बन जाएगा। तो ये बहुत प्लस साइड है। कई बार कोडिंग करते हो तो हमें नहीं पता चलता कि क्या वैल्यू हमारे पास आने वाली है, तो हम वैर से खेल सकते हैं। तो इसका मतलब इट इज नॉट स्ट्रिक्ट लाइक जावा, तो जावा की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है। और व्हेन यू राइट जी डॉट रन टाइम, तो नल का जो रन टाइम होता है वो नल ही होता है, तो कैपिटल वाला नल होता है बस। तो आप ध्यान देना, तो स्मॉल वाला नल इज अ वैल्यू एंड उसका जो टाइप होगा दैट इज कैपिटल नल। देखा आप लोगों ने? तो द वैल्यू ऑफ जी इज नल एंड द रन टाइम टाइप इज कैपिटल नल। मेक सेंस गाइस? यहां तक क्लैरिटी है? तो अब हम इसके साथ साथ कुछ बात कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या डेटा टाइप से मिल जाता है यहाँ पर। तो डेटा टाइप्स बहुत कम है, बहुत ज्यादा डेटा टाइप्स नहीं है जावा की तरह यहाँ पर। तो एक बार हम डेटा टाइप्स की लिस्ट देखते हैं, फिर उसे यूज करते हैं। तो जब हम डार्ट पढ़ रहे हैं तो डार्ट में जो डेटा टाइप्स हम फॉलो करेंगे, तो ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेंगे हमारे फ्लटर के। फ्लटर के पास अपनी खुद की तो कोई लैंग्वेज नहीं है, वो सिर्फ डार्ट को यूज करता है, तो इसलिए हमें ये पता होना जरूरी है।
तो डार्ट में जो डेटा टाइप्स है, दीज आर, सो द फर्स्ट थिंग इज इट हैज कॉल्ड इंट, जो हम यूज कर चुके हैं, एंड अनदर थिंग इज इट हैज डबल। तो मैं ऐसा बोलता हूँ न्यूमेरिक के लिए सिर्फ दो ही टाइप है, लॉन्ग नहीं है इसके पास, शॉर्ट नहीं है, बाइट नहीं है इसके पास। So it has two choice only, int and double. Second choice it has string. ये बिल्कुल जावा से इंस्पायर्ड है, आप ऐसा यूज कर सकते हो string. It has something called bull or boolean. So you can use bull there. So these are the basic data types जो इन्होंने प्रोवाइड किया है, that's it. इतने से ही डेटा टाइप है सिर्फ इसके पास, ठीक है, और इन्हीं सबसे हम सब कुछ कर लेंगे। Also they have provide some advanced types. तो इन्होंने कुछ एडवांस टाइप्स बिल्ड करे जो कि है लिस्ट, जो कि एरे लिस्ट का काम करता है। अगर आपने जावा में एरे लिस्ट देखी हो या एरे आपने पढ़ा है या सी प्लस प्लस में वेक्टर पढ़ा है आप लोगों ने, दैट इज लाइक अ डायनामिक, तो ये प्रोवाइड किया इन लोगों ने। दे हैव प्रोवाइडेड समथिंग कॉल्ड सेट टू मेंटेन कि आपके पास कोई डुप्लीकेट एलिमेंट ना आए, एंड थर्ड थिंग दे हैव प्रोवाइड समथिंग कॉल्ड मैप। सो दीज थ्री थिंग्स दे हैव प्रोवाइडेड, ठीक है। और अगर इनमें से हम किसी की वैल्यू नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट दैट इज नल। तो आपने ये भी याद रखना है कि जो डिफॉल्ट वैल्यू है अगर आप नहीं देते हो तो डिफॉल्ट वैल्यू इज नल, ठीक है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है सबको। तो अब हम यहां इसे यूज करके डेटा टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं इजीली। सो इफ वी जस्ट गो बैक टू सेकंड डॉट डाट, एंड यहां जाके मैं ऐसा लिखता हूं void main, एंड आई विल से इंटीजर a, दिस इज अनदर वे, डबल r 90.20, this is possible, bull, and let's say attendance true, that is possible, और आपके पास है string name equals to Amit, so this is also possible, ठीक है। तो ये सब हमें दिख गई कि कौन कौन से डेटा टाइप्स इसने हमें प्रोवाइड किए। सो इफ यू हैव लेट्स से लिस्ट, आई मीन यू हैव एरे जैसा कुछ करना चाहते हो तो यूज करो लिस्ट, और लिस्ट के साथ ये आपने कभी जावा में देखो लिस्ट इंट, अगर ऐसा कर दिया तो इट मींस दिस लिस्ट इज गेट रिस्ट्रिक्टेड, इट इज नाउ ओनली टेक इंट, राइट, एंड हियर इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखना है। सो इट इज बिकम एन एरे, ये आपके पास एरे में एलिमेंट्स आ गए, मेक सेंस। और फिर आप इस लिस्ट में और मेथड यूज कर सकते हो, ऐड, तो आपने यहाँ जाके कुछ ऐड कर दिया तो इट इज गेट एडेड, तो इसके प्री डिफाइंड मेथड्स भी हैं, एंड नाउ यू आर एबल टू सी लिस्ट इज डॉलर लिस्ट, नाउ यू आर एबल टू प्रिंट द लिस्ट। लाइफ बहुत आसान है इसके अंदर, मेरे को रन करना चाहिए डॉट सेकंड डॉट डॉट, मेक सेंस गाइस। तो लिस्ट का फंडा भी हमें समझ आ रहा है कि लिस्ट कैसे काम करता है, कुछ बेसिक डेटा टाइप्स भी हमें समझ आ गए। मैं अभी मैप की तरफ नहीं लेके जा रहा, सेट की तरफ नहीं, क्योंकि थोड़े एडवांस लेवल पे हम आगे चल के देखेंगे उसे। इसके साथ साथ आप कुछ और चीजें भी चेक कर सकते हो कि ये जो लिस्ट है इसका रन टाइम टाइप क्या है। तो इफ आई एम गोइंग टू राइट हियर प्रिंट एंड आई विल से रन टाइम type is, I will say dollar curly bracket list dot runtime type, so it will show कि इसका runtime type क्या है। साथ में आप ऐसा भी कर सकते हो कि पता लगाना हो कि क्या ये जो लिस्ट है, यानी कि ये जो स्मॉल वन लिस्ट है इज लिस्ट, इसका मतलब ये हम चेक कर रहे हैं कि लिस्ट नाम का जो ऑब्जेक्ट है क्या वो इसका पेरेंट लिस्ट ही है, मेक सेंस। इट इज जस्ट अ इंस्टेंस ऑफ चेकिंग, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ जाते हैं, इसे रन करते हैं, तो इट इज सेइंग रन टाइम टाइप लिस्ट इज लिस्ट, ठीक है। और मैंने पूछा ये जो स्मॉल वाला लिस्ट है क्या वो इस वाली लिस्ट में से निकला, यस, सो इट इज सेइंग ट्रू एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इट। इस समझ आया, इज का मतलब क्या है, इज इट बेसिकली यूज्ड टू चेक इंस्टेंस ऑफ, क्या ये इसमें से निकला है, इस इंस्टेंस में से निकला है या नहीं, ठीक है। आई होप यहां तक बात समझ आ गई है, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी यहाँ किया 90.20, अगर आप जाकर ऐसा भी करते हो r.to string, तो आपको समझना होगा कि इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया तो यू कैन आल्सो चेक बाय यूजिंग डॉट रन टाइम टाइप, और इफ यू जस्ट रन इट, सो इट इज सेइंग दिस डबल इज कन्वर्टेड इनटू द स्ट्रिंग। तो किसी भी चीज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, द आंसर इज टू स्ट्रिंग, उसके थ्रू आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब थोड़ा सा हम स्ट्रिंग के तरफ जाते हैं, स्ट्रिंग को भी देखते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आती है, आपने मुझे इंटरप्ट करना है गाइस, तो फ्रूटफुल रहना चाहिए। 5 दिन क्या आउटकम ही निकल कर आना चाहिए कि 5 दिन में कुछ सीख चुके हैं, एप्लीकेशन बनाने लायक हो गए। तो यहाँ आते हैं, स्ट्रिंग को देखते हैं, स्ट्रिंग डिफाइन करने के क्या क्या तरीके हैं। इट इज लाइक दिस, सिंगल कोट इज एब्सोल्युटली करेक्ट टू डिफाइन अ स्ट्रिंग। जावा में नहीं था, वहां सिर्फ करेक्टर डिफाइन होता था सिंगल कोट से, यहाँ सिंगल कोट से पूरी स्ट्रिंग डिफाइन हो सकती है। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि हम डबल कोट से तो करते ही हैं,
तो उसका मतलब there's a second way, name to, and I will say Amit here. ये भी पॉसिबल है. And this is also possible अगर मैं लिखा name 3 and यहाँ जाके I will simply saying कि मैं यहाँ जाकर इसे डबल कोट्स में नहीं, सिंगल कोट्स में if I write ऐसा लिखता हूँ hello और फिर सिंगल कोट how, फिर सिंगल कोट are, फिर सिंगल कोट you. This is also possible. तो एट द एंड अगर आप इसे प्रिंट भी करा के देखोगे इट इज द सेम लाइन. तो लिखा आपने ऐसा जरूर है क्योंकि ये कन्वीनियंट सिंटैक्स. अगर आपके पास ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग है सो यू कैन जस्ट ब्रेक इट आउट. तो जाओ में आके प्लस लगाना पड़ता है, दैट इज फॉर कॉनकैट. यहाँ नहीं लगाना पड़ता, तो दैट इज एन इजियर पार्ट. तो यहाँ प्लस के बिना कॉनकैट चलता जा रहा है. पेपर इसे क्लियर करते हैं. एंड आई जस्ट गो हियर एंड आई एम राइटिंग थर्ड डॉट डॉट एंड यू विल सी हियर. तो इसने क्या किया, इसने यहाँ जाकर प्रिंट करा दिया इसे. ठीक है, और ये सिंगल लाइन की स्ट्रिंग है, बस आपने लिखा है इसे स्टाइल में. लेकिन इट इज आल्सो पॉसिबल टू डिफाइन अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग, तो वो भी पॉसिबल है. तो आप यहाँ जाके लिखो नेम 4 और ट्रिपल कोट्स डिफाइन करना है आपने. और इन ट्रिपल कोट्स वट एवर द थिंग यू विल राइट हियर. तो जैसे मैंने यहाँ ऐसे राइट कर दिया, इट्स लाइक दिस. तो जब भी मैंने एंटर प्रेस किया इट स्टोर द स्लैशन, ये स्लैशन स्टोर कर लेगा एंड इट इज नाउ बिकम अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग. सो इफ यू प्रिंट name 4 it is coming in a multi line. आपने जिस स्टाइल में लिखा है. अगेन जावा जैसे लैंग्वेज में स्लैशन लगाने पड़ते हैं ऐसा करने के लिए. लेकिन अगर आप जावा 14 देखो तो जावा 14 में फीचर आ चुका है, जो लेटेस्ट वर्जन है अभी मार्च में आया. तो उस पर अगर आपको किसी को देखना भी हो जावा 14 पे, तो उसकी एक वीडियो है यूट्यूब पे मेरे नाम से, आप उसे देख सकते हो, जिसमें 14 के फीचर्स बिल्ड इन बताए. दे हैव अलाउड दिस ट्रिपल कोट्स वाला, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट ब्लॉक. लेकिन ये फीचर ये लोग बहुत पहले लेकर आ गए 2011 के अंदर ही. ठीक है, that is triple quotes. So you can write a multi-line string. तो आपके पास string define करने के 4 तरीके हो गए, single quote, double quotes and single quote, and you can break the string in a multiple lines, but it is treated as a one line string. And if you want to write the string, I mean multi-line string बनानी है, so you have triple quotes. वहां आप जाके लिख सकते हो. I hope guys यहाँ तक clarity है सबको. So this is the way out to define the string. कि string को define करने का क्या तरीका है आपके पास. ठीक है, बुलियन की हम बात कर चुके हैं, ट्रू फॉल्स होता है. इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज हमें वेरिएबल डिफाइन करने आगे हमें डिफाइन करने हैं कॉन्स्टेंट्स. कि हम डार्ट में कॉन्स्टेंट्स कैसे बनाते हैं. तो कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए देखो क्या करना है. कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिंटैक्स है फाइनल, इंटीजर, मैक्स, 100. सो दिस इज द वे आउट टू डिफाइन अ कॉन्स्टेंट. एक और तरीका भी है, कॉन्स्टेंट इंट मैक्स 200 या 300. तो पॉइंटर ये आता है कॉन्स्ट वर्सेस फाइनल में क्या फर्क है. तो दो तरीके हो गए हमारे पास. कॉन्स्ट से भी आप कॉन्स्टेंट डिफाइन कर सकते हैं, फाइनल से भी. कॉन्स्टेंट का मतलब होता है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि अगर मैं मैक्स 2 में प्लस प्लस करने की कोशिश करूंगा इट्स एन एरर बिकॉज इट्स अ फिक्स थिंग. ठीक है, तो अब हमारे पास चॉइसेस हैं कॉन्स्टेंट डिफाइन करने के लिए. वी हैव 2 चॉइसेस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वो हम देखते हैं. तो जब भी आप कॉन्स्ट यूज करते हो तो क्या गड़बड़ होती है, एक बार समझते हैं इस बात को. कॉन्स्ट जो आपके पास बना हुआ है तरीका, वो कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स के लिए बना हुआ है, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स के लिए काम नहीं करता है. ठीक है, कंपाइल टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, रन टाइम कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, ये भी थोड़ा समझने की कोशिश करनी है हमें. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई क्लास यूज करनी है, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एक क्लास का एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल के लिए क्योंकि हमें अभी क्लासेस देखनी है, मैंने सिर्फ क्लास ए बना के छोड़ दिया. एंड व्हेन आई डिफाइन अ क्लास ए एंड आई वांट टू डिफाइन अ कांस्टेंट ऑफ इट, तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ न्यू ए. तो ये बिल्कुल जावा जैसा सिंटैक्स है. व्हेन आई राइट दिस थिंग, आप यहाँ कर्सर लेके जाओ. सो इट इज सेइंग यहाँ पर कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद अ कांस्टेंट वैल्यू. इसका मतलब बोल रहा है कि आप इसका कांस्टेंट नहीं बना सकते. यहाँ कांस्टेंट बनाने का मतलब क्या है कि व्हेन यू राइट obj इक्वल टू न्यू ए, इट मींस यू आर क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट. आप एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो किसके थ्रू, न्यू ए के थ्रू. एंड व्हाटएवर इज प्रेजेंट इनसाइड दिस ए क्लास, इट इज गेट हैव द मेमोरी हियर. तो उसकी मेमोरी यहाँ आ जाएगी ultimately. So suppose if it has integer x and y, so the x and y are present inside this object because you've done new a. But the constant meaning is, constant says I can do the compile time constants. Objects are created on the runtime. Objects are created on the runtime. So const word cannot be applied for those things which is created on the runtime. Like this thing is a constant and it is present on the compile time. It means compile time पे assign हो जाएगा. So const और final both can work. So इसलिए const यहाँ पर काम कर रहा है आपके पास, but it would not work with this. So if you want to work with the runtime constants, it means runtime पे जो constants बने, so I need to remove this thing and I need to put a final for this. So final support runtime constants. I hope ये बात सबको समझ आई है कि const और final में क्या फर्क है.
सो व्हेन यू हैव अ फिक्स फॉर्म ऑफ कांस्टेंट्स, इट मींस कंपाइल टाइम पे जो बन जाए कांस्टेंट, तो कांस्ट वर्ड यूज करो. बट अगर आप ऑब्जेक्ट्स को कांस्टेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो, सो यू नीड टू डिफाइन विद अ फाइनल. और आपको पता हो, अगर मैं इसे कांस्टेंट बना रहा हूँ, फाइनल से बनाता हूँ, सो ओबीजे हैज अ एड्रेस. तो ओबीजे के पास एड्रेस होगा. सपोज ये 99 मेमोरी में बना है, सो इट हैज अ एड्रेस देयर. अगर आप उसे रीअसाइन करने की कोशिश करोगे, इस एड्रेस को चेंज करके 100 करने की चेंज करोगे, तो इट वुड जनरेट एन एरर. तो एरर जनरेट हो जाएगा इस केस के अंदर. मेक सेंस गाइस? सो रन टाइम कांस्टेंट्स बनाने के लिए यू हैव एन आंसर कॉल्ड फाइनल. सो यू नीड टू राइट फाइनल देयर एंड देन यू कैन यूज इट. मेक सेंस? तो हमें समझ आ गया फाइनल कैसे काम कर रहा है और कॉन्स्ट कैसे काम, डिफरेंशिएशन भी समझ आ गया कि किस स्टाइल में काम कर रहा है. ठीक है. अच्छा, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ एडिशनल चीज देखते हैं जो इन्होंने और बिल्ड करी है. जैसे सपोज अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसके अंदर ब्लैंक नेम है, तो आप सबको पता है कि जब भी आप इसे प्रिंट कराओगे, इट इज गोइंग टू प्रिंट नल. तो मैं एक बार यहाँ जाता हूँ and here I am trying to print it, so I will just write here dot and constant dot dot, so it is saying null. बट अगर मैं अपने एंड यूजर को कभी नल दिखाना ना चाहूँ, सपोज आपकी ऐप में वेलकम नल आ रहा है, मतलब यूजर लॉगिन हुआ, आपके पास नाम नहीं आ पाया डेटाबेस में, सिर्फ आपने प्रिंट कर दिया वेलकम नल, तो एंड यूजर के लिए इफेक्ट बहुत बुरा है, क्योंकि एंड यूजर देखा है नल क्या है. समझ लो, क्रेडिबिलिटी पे फर्क आ जाता है आपकी एज अ डेवलपर की मेरे को नल दिख रहा है, राइट. जैसे आपको पता है कि नल का मतलब है कि देयर इज नो रेफरेंस. सो इफ आई पुट डबल क्वेश्चन मार्क देयर, तो ये नलीफाई ऑपरेटर है. ठीक है, इसके थ्रू आप लिख सकते हो नो नेम प्रेजेंट. तो ये इंटेलिजेंट है. ये क्या करता है, ये कहता है बिकॉज नेम हैज नल, सो आई विल प्रिंट नो नेम प्रेजेंट. व्हेन नेम इज नॉट नल, आई विल प्रिंट द नेम वैल्यू. तो अब आप अगर देखो तो इसने क्या दिखाया, नो नेम प्रेजेंट, राइट. बट इफ द नेम इज प्रेजेंट देयर, मान लो उसके अंदर नाम आ जाता है, एंड देन आई रन इट, तो ये इसको नहीं चलाता नो नेम प्रेजेंट को, इट इज प्रिंट अमित. ठीक है. सो दे हैव क्रिएट दिस नलीफाई ऑपरेटर. ठीक है, जो डार्ट ने क्रिएट कर रखा है. आई होप ये बात सबको समझ आई हो कि इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है हम लोगों को. ठीक है. लूप्स वगैरह इसने सब कुछ वैसा का वैसा बनाया जैसे लूप्स होती है. तो अब हम थोड़ा सा और घुसते हैं इसके अंदर, थोड़ा बहुत और डिटेलिंग जानते हैं जो आपको पता होनी चाहिए. दैट इज अबाउट द फंक्शंस. सर एक बार फाइनल और क्वेश्चन को दोबारा बताओगे आप, थोड़ा सा मतलब देखो कंफ्यूजन है. अच्छा, आपको कॉन्स्ट में ये बात समझ आएगी, कॉन्स्ट इज फॉर द कंपाइल टाइम. कंपाइल टाइम का फंडा समझ आया. इसमें लिखा कॉन्स्ट इंट मैक्स 2 इक्वल्स टू 300. तो 300 आपके पास असाइन हो गया, और 300 आपको अगर आप देखो तो ये कंपाइल टाइम पे अवेलेबल है, क्योंकि इसकी वैल्यू प्रेजेंट है यहीं पे. तो 300 इज प्रेजेंट, इसका मतलब 300 कंपाइल टाइम पे बदल जाएगा कि इसके अंदर 300 आने वाला है. तो कॉन्स्ट इज वर्क ओनली विद दोस व्हिच इज अवेलेबल फॉर द कंपाइल टाइम. लेकिन जब आप न्यू ए करते हो तो सिर्फ तभी आएगा जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होगा, जब मेन चल पड़ेगा. जब रन हो रहा होगा देन इट द मेमोरीज गेट क्रिएटेड. तो कॉन्स्ट नेवर वर्क विद द ऑब्जेक्ट्स. तो ऑब्जेक्ट्स के साथ काम नहीं कर पाता, क्योंकि ये सब किस पे काम करते हैं, रन टाइम पे काम करते हैं. तो अगर आपको कोई चीज रन टाइम कांस्टेंट बनानी है, दैट इज द वर्ड. इफ यू वांट टू क्रिएट रन टाइम कांस्टेंट, द आंसर इज फाइनल. If you want to create anything that is called compile time constants, then the answer is const. I hope ये समझ आया आपको कि फाइनल कहाँ यूज करना है. ठीक है. तो जब भी आपको ऑब्जेक्ट्स को फाइनल बनाना है, उन्हें फ्रीज करना है कि इन ऑब्जेक्ट्स में जो असाइन कर दिया दैट इज असाइंड वंस एंड इट नेवर बी गेट रीअसाइंड, देन यूज फाइनल. ठीक है. अगर कुछ फिक्स वैल्यूज पे काम करना है, ऑलवेज गो फॉर अ कॉन्स्ट. ठीक है. कोई डाउट इसके अंदर? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. तो अब हम बात कर रहे थे इसके साथ साथ फंक्शंस की, कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं, फंक्शन बनाने का तरीका क्या है. देखें, तो मैं आ जाता हूँ. फंक्शंस बहुत फ्लेक्सिबल है यहाँ पर. तो अगर मेरे को फंक्शन बनाना है तो इट इज लाइक जैसा जावा में बना रहे हो, ये स्टाइल तो है ही आपके पास. आप ऐसा लिख सकते हो, रिटर्न एक्स प्लस वाई, दैट इज द ट्रेडिशनल स्टाइल. और यहाँ जाकर मैंने उसे बुला लिया. तो ये फंक्शंस को पूरी तरीके से सपोर्ट करता है. यहाँ मेरे पास रिजल्ट आता है, एंड हियर आई एम प्रिंटिंग द रिजल्ट. ये मेक सेंस. ये प्रिंट हो गया हमारे पास. अब इसे एक बार टेस्ट कर लो. तो बहुत इजी सा सिंटैक्स है, लेकिन इसमें क्या नया है वो देखते हैं हम. तो मैं जाता हूँ डॉट फंक्शंस डॉट डॉट सी इज 30. अपने पास रिजल्ट आ गया. परफेक्ट है. इसी को मैं दूसरे स्टाइल से भी लिख सकता हूँ, जो जावास्क्रिप्ट वाला स्टाइल है. देखें, तो मैं लिखता हूँ एडिशन. और जावास्क्रिप्ट वाले स्टाइल में डेटा बताने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप अंडरस्टैंड कर लेता है.
रिटर्न लिखना होता है, लेकिन रिटर्न की का टाइप बताने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो अगर मैं इसी चीज को चलाकर दिखाता हूँ आप सबको, सो आई विल से where d addition and I just pass whatever the value I will pass, it will become like this. तो मैं अगर इसमें 90.20 पास कर दूं, it is become double. अगर मैं 90 पास कर दूं, it is become int. अगर मैं string पास कर दूं, it is become string. If I do print d is $d, ठीक है, इसे चलाते हैं फिर से, तो it is printing, ठीक है। तो ये भी स्टाइल आपके पास है, यू कैन क्रिएट फंक्शन लाइक दिस। तो आप इस तरीके से फंक्शन बिल्ड कर सकते हो इसके अंदर। तो दैट इज वेरी वेरी बेसिक थिंग, ठीक है। अब इसके साथ साथ दे हैव क्रिएटेड अनदर काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज कॉल्ड फैट एरो फंक्शंस। तो इन्होंने इसी में तीसरा वैरायटी दी, एक तो नॉर्मल फंक्शन जावा स्टाइल, जेएस स्टाइल, एंड देयर इज अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड फैट एरो फंक्शन। फैट एरो फंक्शन इज गेट रिकमेंडेड व्हेन यू हैव अ वन लाइनर फंक्शन। जैसे कि अगर आप इन दोनों फंक्शंस को देखो, बोथ ऑफ देम आर वन लाइनर फंक्शन। तो वन लाइनर फंक्शन बनाने का तरीका क्या, देखो हम यहां जाके लिखते हैं where और मैं लिखता हूँ fn and I want to create a function। तो आई विल से कि मेरे को फंक्शन बनाना है जिसमें मेरे को दो पैरामीटर पास करने हैं, a एंड b, एंड एरो, दिस इज द एरो साइन, मतलब इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, एंड देन आई से a प्लस b, दैट्स इट। तो मैं से इनटू कर देता हूँ जस्ट टू गिव अ फ्लेवर। तो मैं लिख दिया a इंटू बी। अब हुआ क्या, देखो इससे जो राइट हैंड साइड है ना, इसमें बहुत कुछ छिपा है इस कोड के अंदर। जो राइट हैंड साइड है आपकी ये वाली, अगर आप इसको ध्यान से देखो, जब आपने लिखा ए बी, तो अभी हम जब फंक्शन बनाते थे तो हम क्या करते थे, हम फंक्शन का नाम लिखते थे। यहाँ फंक्शन का नाम प्रेजेंट नहीं है, तो आपने ए और बी जैसे लिखा, इट अंडरस्टैंड की फंक्शन है सिर्फ इस ब्रैकेट की वजह से। जब आपने एरो लगाया, सो इट अंडरस्टैंड कि ए बी लाइक दिस, करली ब्रैकेट है। फिर जब आपने लिखा ए इंटू बी, इट अंडरस्टैंड की रिटर्न है, ये अंडरस्टैंड कर लेता है अपने आप। सो तो आपने लिखा ए इंटू बी, दैट्स इट, द फंक्शन इज गेट क्रिएटेड। और जो फंक्शन बना, उस फंक्शन का रेफरेंस, ध्यान सुनना, इस फंक्शन का रेफरेंस fn के पास है। सो fn इज व्हाट, fn इज अ वेरिएबल होल्डिंग रेफरेंस ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन का रेफरेंस इसके पास है, इंपॉर्टेंट बात यह है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो fn के पास उसका रेफरेंस पड़ा है। So now you can call the fn. So fn is a function now. Function because it is pointing to this function. So this is called, ये जो हमने स्टाइल सीखा है, this is called fat arrow function. और ये जो फीचर आपके पास आता है फैट एरो फंक्शन का, इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल लाइन फंक्शन। आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई लॉजिक ऐसा हो जो सिंगल लाइन फंक्शन में बनाना हो, तो आप किसी यूज करो, दिस इज द स्टाइल। अब इसे कॉल लगाकर देखते हैं कि कैसे काम कर रहा है। तो शॉर्टर सिंटैक्स है बहुत ज्यादा ये, और ये बहुत रिकमेंडेड है, बहुत सारी जगह में से फिट करूंगा इस सिंटैक्स को, बहुत सारी जगह नीडेड है इसकी। तो ये इट इज अगेन इंस्पायर्ड फ्रॉम द जावास्क्रिप्ट स्टाइल, वहां पर एरो फंक्शंस होते हैं, सो दे हैव गिवन नेम कॉल्ड फैट एरो फंक्शन, ठीक है। तो एक बार इसे चेक करके देखते हैं ये कैसे काम कर रहा है। देखो, तो fn मैंने आपको बताया कि fn बेसिकली फंक्शन है, तो आप यहां जाके चेक कर लो, प्रिंट, आप पूछो fn डॉट रन टाइम टाइप। तो आपने यहां जाके पूछिए इसका, इसके अच्छा इसकी हिंटिंग नहीं दे रहा क्योंकि वैर नीचे पड़ा है ना। तो अभी फिलहाल ऐसा करते हैं, कुछ चलाकर देखते हैं पहले। तो पहले मैं जाता हूँ वैर f इक्वल टू fn एंड आई जस्ट पास दोज वैल्यूज, टू वैल्यूज मैंने पास करी 10 20, और fn को कॉल लगाया, f में रिजल्ट आया, प्रिंट करा लेते पहले, f इज $f, ठीक है। अब इसे क्लियर करते हैं, और अब हमारे पास मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखो 10 और 20 डाला, f की वैल्यू मल्टीप्लाई होकर आ गई, आपने सिंगल लाइन में फंक्शन बना दिया। और fn एक वेरिएबल है, इंपॉर्टेंट बात है कि fn एक वेरिएबल है जिसके पास फंक्शन है, तो इससे बहुत बड़ा फायदे मिलेंगे हमें आगे चल के, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट इसी मोमेंट पे आपके दिमाग में डाल रहा हूँ सब लोगों के, जो आगे बहुत काम आएगा। अभी के लिए सिर्फ ये पॉइंट याद रखो, आप दो पॉइंट्स कलेक्ट करके रखना आगे के लिए। तो हम ऐसा बोलते हैं कि नाउ, शायद आप में से किसी ने देखा हो कभी ऐसा या नहीं देखा हो, जिन्होंने पाइथन पढ़ा उन्होंने जरूर देखा होगा, या जिन्होंने जेएस पढ़ा होगा उन्होंने जरूर देखा होगा। नाउ वेरिएबल कैन होल्ड फंक्शन रेफरेंस, यानी कि वेरिएबल के पास क्या हो सकता है, फंक्शन का रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये फीचर यहां पर आता है। तो इसका मतलब हम इस थॉट से आगे चल के ये सोच सकते हैं, अ वेरिएबल, ध्यान सुनना, अ वेरिएबल कैन पास एज एन आर्गुमेंट टू
another function. आप समझ रहे हो बात कि आप वेरिएबल को दूसरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास कर सकते हो. तो हम ऐसा बोल सकते हैं, नाउ फंक्शन हैज फंक्शन एज एन आर्गुमेंट. ये आप सबको दिख रहा है ऐसा कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि अगर आप इन तीनों पॉइंट को मिलाओ, नाउ द वेरिएबल कैन होल्ड अ फंक्शन रेफरेंस, यानी कि वेरिएबल के पास फंक्शन का रेफरेंस हो सकता है. वेरिएबल को हम पास कर सकते हैं एज एन आर्गुमेंट टू किसी फंक्शन पे, तो इसको हम फंक्शन के अंदर फंक्शन को पास कर सकते हैं. दैट इज पॉसिबल. एंड दिस स्टाइल ऑफ कोडिंग गाइस कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. तो अब आपको सिर्फ इतनी बात नहीं समझनी कि जो आपके पास ये स्टाइल है, कौन सा वाला, जावा वाला, जावा ऊप से इंस्पायर्ड था, तो डार्ट ने जावा वाला स्टाइल फॉलो किया, तो उसके ऊप्स तो है, लेकिन वो जेएस से भी तो इंस्पायर्ड है, और वो जेएस से इंस्पायर्ड है तो उसके पास क्या है, उसके पास फंक्शनल प्रोग्रामिंग में. तो आपने बोलना है कि इसके पास दो सपोर्ट है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. तो सिर्फ मैंने अभी सीड डाली है आपके दिमाग में, अब मैं इसको टच नहीं कर रहा ज्यादा, मैं सिर्फ सीड डाली है कि हाँ देखो ऐसा हो सकता है कि वेरिएबल के अंदर फंक्शन है और फंक्शन को फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि वेरिएबल को आप फंक्शन में पास कर सकते हो. एंड दिस स्टाइल ऑफ कोडिंग इज कॉल्ड फंक्शनल प्रोग्रामिंग. हम इस पे डीप जाएंगे अभी आगे चल के. तो इसका मतलब अब आप ये बोल सकते हो, अगर आपसे कोई डार्ट के बारे में पूछ रहा है, तो शुरू में तो मैंने बहुत छोटी सी बात बोल के छोड़ दी थी कि डार्ट इज ओपन सोर्स और ऊप्स बेस्ड है, लेकिन आप एक और बात, एक थ्रेड नहीं खोल दिया मैंने आपके दिमाग में कि डार्ट बेसिकली क्या है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी है, ठीक है, और प्लस ऊप्स भी सपोर्ट कर रहा है. मेक सेंस गाइस? ये दो चीज समझ में आ रही है सबको? तीसरी बात मैं एक और आप सबके दिमाग में डालना चाहता हूं, क्यों वो आए हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग पे. उसके पीछे रीजन ये भी है कि जो आपके पास डार्ट है, इट इज सिंगल थ्रेडेड. इसमें सिर्फ एक ही थ्रेड होती है, एक से ज्यादा थ्रेड्स नहीं बनती यहाँ पर. अब सिंगल थ्रेडेड है तो कुछ नुकसान होंगे, उन नुकसान को जो फिलअप करेगा वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग फिलअप करेगा, ठीक है. तो वो हम देखने वाले हैं. तो अभी आपको एक पॉइंट और मिल गया कि अगर आपसे पूछे डार्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, इट्स सिंगल थ्रेडेड. अब इससे एक फायदा ये भी है, अगर सिंगल थ्रेडेड है तो आपकी मोबाइल एप्स लाइट होंगी, हैवी नहीं बनेंगी. थ्रेड्स का मतलब होता है, अगर आप सबको पता हो कि थ्रेड का मतलब होता है कोड इन एग्जीक्यूशन, जो भी कोड चल रहा है दैट इज कॉल्ड थ्रेड. तो अगर आपकी मशीन पे पैरेलली बहुत सारे थ्रेड्स चल रही हैं, इसका मतलब पैरेलली बहुत सारे कोड एक साथ चल रहे हैं. अगर पैरेलली चल रहे हैं तो आपकी मशीन के बहुत सारे कोर्स भी यूज करेंगे वो, यानी कि बहुत सारे सीपीयू यूज कर लेंगे इनडायरेक्टली, ठीक है. तो वो ना हो आपके पास, दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल थ्रेडेड. तो वो सिंगल थ्रेड फॉर्म में काम करना शुरू कर देता है. आई होप ये रिलेट हुआ है सबको. और हम अभी सिर्फ कहाँ थे, फंक्शन वाली साइड पे. तो अगर किसी का कोई डाउट आ रहा है गाइस तो पूछना है, ठीक है. यहाँ तक क्लैरिटी है? और ट्रेनिंग जब आप कर रहे होते ना गाइस, ट्रेनिंग इज बेसिकली लाइक अ नेट प्रैक्टिस. जब सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली ने भी ट्रेनिंग करी है तो इट इज लाइक अ नेट प्रैक्टिस, और अपने कोच के सामने वो बिल्कुल जैसे थे वैसे थे, सामने पता होता कोच को कि प्लेयर कैसे, ठीक है. तो उन्हें पता होता कि द प्रॉब्लम इज वेयर, तो बिल्कुल ओपन रहते थे. इसलिए आपको भी ओपन रहना बहुत जरूरी है. जहां गड़बड़ आ रही है सीधा रेस कर दो, ठीक है. सर, हाँ जी. हेलो सर, सिंगल थ्रेड और मल्टीपल थ्रेड को थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन कर दीजिए. देखो ऐसे समझते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में. जब भी आप किसी कोड को चलाते हो, रन करते हो, तो जब आपका कोड चलना शुरू होता है, जैसे मेन चलना शुरू होता है, तो मेन बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा काम करता है. तो आप समझना जरा कि मेन में जब आपने कोई इंस्ट्रक्शन लिखी है, वॉइड मेन लिखा, और मेन के अंदर आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखी, कोड लिखा, तो इस कोड को जो चला रहा होगा, जब ये चल रहा होगा कोड, तो क्या करेगा, वो आपके मशीन का कोर यूज करेगा. आई होप कोर आप समझते हो. सीपीयू अगर आप खरीदते हो, मान लो 4 कोर की मशीन खरीदते हो, तो आप समझ लो उसके 4 दिमाग है, ठीक है ना. तो 4 कोर की मशीन तो एक कोर यूटिलाइज कर लेगा, क्योंकि वो 1 कोर किसे चला रहा होगा, इस कोड को रन कर रहा होगा. तो इसका मतलब सीपीयू पावर तो यूज करेगा ही, प्लस आपके मेमोरी भी यूज करेगा चलाने के लिए, क्योंकि जब मेन चल रहा होगा तो मेन जो मेमोरी यूज करता है डेट इज टैग. जैसे आपने ए फंक्शन कॉल लगाया, ए ने बी को कॉल लगाया, बी ने सी को कॉल लगाया, सो इट मींस इट इज बिहाइंड द सीन, इट इज क्रिएटिंग अ स्टैक, ठीक है. तो एक मेमोरी स्टैक बन रहा होगा बिहाइंड द सीन. तो सीपीयू यूज हो रहा होगा प्लस मेमोरी यूज हो रही होगी. अब आप इस थॉट को ऐसे समझो कि जब मेन चल रहा है तो आपके साथ कुछ और थ्रेड्स भी चल रही है. आप इसको ऐसे समझना कि वन मेन इज रनिंग, इट्स लाइक अ वन स्मॉल यूनिट इज रनिंग. मेन अंदर से जाकर किसी और थ्रेड को भी रन कर सकता है. तो ऐसा जावा में पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज अ मल्टी थ्रेडिंग फैसिलिटी. जो वो एक और थ्रेड करता है तो एक और कोर यूज करना शुरू कर देता है और एक और स्टैग उसके साथ अटैच कर देता है.
तो अगर एक और थ्रेड यूज होती है तो ऐसा कब करते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने बैंकिंग में काम किया अपने टाइम में, तो बैंकिंग में हमारे पास ऐसा होता था कि अगर एक ब्रांच में जितनी भी आज ट्रांजेक्शन हुई है, सपोज एक ब्रांच में 5 लाख ट्रांजेक्शन हुई है और मेरे को इसे सर्वर पे चढ़ाना है 5 लाख ट्रांजेक्शन को, तो एक थॉट तो ये कि एक एक करके चढ़ाऊं, यानी कि मेन चलाऊं और वो एक एक करके रन करे और इसे चलाना शुरू कर दे एक एक करके। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर मैं 5 लाख ट्रांजेक्शन लगाऊंगा और 5 लाख ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन सपोज एज्यूम करते हैं कि वो 1 सेकंड लगाती है, तो 5 लाख सेकंड्स मेरे पास लग जाएंगे। लेकिन सपोज मेरे पास एक मशीन है जिसमें 10 कोर्स है, तो मैं क्या करूंगा, मैं 10 ट्रांजेक्शंस को एक साथ चलाने की कोशिश करूंगा। आप समझ रहे हो बात? जिसको मैं 10 ट्रांजेक्शन एक साथ चलाने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, ये 10 टाइम्स फास्ट हो जाएगा कंपेयर टू 1 टाइम चलता था। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, मैं अपनी मशीन पे मल्टीपल थ्रेड्स चला रहा हूं, मल्टीपल समझ लो मेन जैसे प्रोग्राम चला रहा हूं, जो असल में क्या कर रहे हैं, जो अलग अलग कोर्स यूज कर रहे हैं मेरी मशीन के। तो आप समझो सबके पास अलग अलग कोर्स है और हर कोर अपना अपना यूनिट ऑफ कोड, इसलिए वर्ड यूज करो, अपना अपना यूनिट ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास क्या होता है, व्हेन इट इज कॉल्ड मल्टी थ्रेडेड, द आंसर इज इट इज पैरेलल एग्जीक्यूशंस। आई होप ये समझ आई होगी बात, ये पैरेलल एग्जीक्यूशन कब चाहिए मुझे। और सिंगल थ्रेडेड जब होगा तो इट इज ओनली डूइंग द वन काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो उसका प्लस भी है और माइनस भी है। तो इसका मतलब जितने भी सर्वर्स होते हैं आपके पास, जब जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग चल रही है, अमेजोन पे कोई शॉपिंग चल रही है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं एक साथ ट्रांजेक्शंस करने के लिए, सो दे आर एक्चुअली यूजिंग द फंडा कॉल्ड मल्टी थ्रेडिंग। तो वहां पर जाके वो क्या कर देते हैं, मल्टी थ्रेड कर देते हैं। जब आप गेम्स खेलते हो तब भी आपकी मशीन्स की पावर देखना बहुत ज्यादा यूज होती है, तो आपका सीपीयू 80% 90% यूज होता है। इसका मतलब क्या है, वो मल्टी थ्रेड कर रहा है पीछे, क्योंकि साउंड्स भी चला रहा है, एनिमेशंस भी चला रहा है, प्लेयर का भी कंट्रोल चल रहा है, एनिमीज भी आ रही है चलकर, तो इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही है आपकी मशीन्स पे। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, मल्टी थ्रेड कर रहा है चीजों को। आई होप बात समझ आई है। लेकिन जब आप क्लाइंट साइड पे बैठे हो तो समझना कि एक है सर्वर साइड, एक है क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब मोबाइल ऐप के हाथ में। अब अगर वो ऐप 100% ऑफ सीपीयू पावर यूज करना शुरू करे तो आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दोगे। तो वहां वो सिंगल थ्रेड होनी चाहिए। दैट्स व्हाई जो डार्ट है वो सिंगल थ्रेड है, ताकि वो मोबाइल पे चल सके। मेक सेंस? तो दैट्स अ डिफरेंस बिटवीन अ सिंगल थ्रेडेड एंड मल्टी थ्रेडेड। तो जब आपको पैरेललिज्म चाहिए, यू जस्ट गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग। एंड आई एम सेइंग कि ये सब आप कहां कर रहे हो, सर्वर साइड पे कर रहे हो, ठीक है। और क्लाइंट साइड पे बिकॉज यू हैव द डार्ट, तो आप सिंगल थ्रेड से कर रहे हो, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, अगर ये बात क्लियर नहीं है तो। जो सिंगल हाँ जी, हाँ जी। like in Android, we have a multi-threaded framework. So when we create apps, we do many of the functions in a separate thread, like downloading data from the internet, execute commands and all those things. So and those things take a lot of time. Like if I'm on a UI thread, the UI will hang for a certain second, and I won't be able to accept any calls or anything. So how is that problem resolved in Dart, because it is a single threaded framework? राइट। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन लेता हूँ, रितेश के क्वेश्चन को मैं लिख देता हूँ। सूरज का भी क्वेश्चन आ रहा था, आप भी पूछो। ये क्वेश्चन था जो डार्ट की प्रॉपर्टी है कि सिंगल थ्रेड होता है, तो इससे स्लो नहीं हो जाती होगी? स्लो, काफी स्लो। जो हम सबको ऐसा लग रहा है तो बहुत बेकार है ना, लेकिन बहुत बहुत स्मार्टली लिखा हुआ है। तो मैं आपको कुछ फीचर्स दिखाता हूँ जिससे आप कन्विंस हो गए आप सब लोग कि क्या हुआ है एक्चुअली में। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में क्या प्रॉब्लम थी और कैसे उन्होंने सोचा है इन सब चीजों को। आप सबको पता है कि कुछ ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रितेश ने ना कुछ ऑपरेशंस हाईलाइट करे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ ऑपरेशन ऐसे हैं कि सर्वर से फाइल अपलोड हो रही है या वहां से डाउनलोड हो रही है या सिंकिंग प्रोसेस हो रहा है। तो वर्ड समझना, सर्वर से। सर्वर का मतलब है नेटवर्क से, ठीक है। नेटवर्क कभी फास्ट हुआ ही नहीं है, इट्स स्लो कंपेयर टू जो आपके लोकल पे चल रहा है। अगर आपके मोबाइल ऐप में कोई भी डेटा नेटवर्क से आना है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी चीज डेटाबेस से आनी है, ध्यान सुनो, डेटाबेस से आनी, तो ऑब्वियसली बात है वो भी नेटवर्क से आनी है। फाइल में से आनी है तो वो भी स्लो है, क्योंकि डिस्क ऑपरेशन है। अगर आपकी कोई चीज मेमोरी कार्ड से रीड होने वाली है, इट्स अ स्लो ऑपरेशन। तो हम इन सबको एक नाम देते हैं, हम सब मिलके हम सब बोलते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड इंटेंसिव ऑपरेशंस, ठीक है। ये इंटेंसिव ऑपरेशंस है, बहुत स्लो ऑपरेशंस है कंप्यूटर के लिए, ठीक है। अब जो हमारे पास सीपीयू है, जो हमारे पास लगा हुआ है, तो हम ऐसा बोलते हैं जो भी हमारे पास 4 कोर का फोन है या 6 कोर का फोन है, सपोज अपने पास कोई बढ़िया फोन हमने खरीद लिया, इसमें ऐसा 4 कोर या 6 कोर्स मिल रहे हैं, तो हमारे पास काफी अच्छा फोन है। अब ये फोन हम चाहते हैं कि यार परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दे,
तो मेरे ऐप डेवलपर ने जाके फ्लटर यूज किया, फ्लटर में जाके उसे पता लगा फ्लटर तो भाई डार्ट पे बेस्ड है, डार्ट ने बोला मैं तो सिंगल थ्रेड हूँ, ध्यान सुनना, मैं तो सिंगल थ्रेड हूँ, तो बिकॉज मैं सिंगल थ्रेड हूँ तो आप इसको ऐसा समझना, थ्रेड को ना एक बंदा बनाए थे हम, इसको एक नाम देते हैं, बोलते हैं कि वेटर है, क्योंकि हमारे इशारे पे काम करता है। हम बोलते हैं ये वाला ऐप खोल, या यहाँ से डेटा लेकर आ, यहाँ पर से डाटा डाउनलोड कर, या यहाँ से डेटा अपलोड कर, तो इट्स लाइक अ वेटर। और ये वाले पीछे बैठे हैं ना सर्वर पे जो चीजें चलने वाली हैं, इनको आप समझ लो दीज ऑल आर, तो इसको मतलब अगर मेरे को अपने मैं इसको समझता हूँ, दिस इज माई मोबाइल ऐप, उस मोबाइल ऐप में अगर मैं कोई बटन प्रेस करता हूँ डाउनलोड का, या बटन प्रेस करता हूँ अपलोड का, या बटन प्रेस करता हूँ सिंक करने का, ऐसे ऑपरेशंस करते हैं ना जनरली, तो जब मैं करता हूँ तो ये इंस्ट्रक्शन किसके पास जानी चाहिए, मेरे वेटर के पास, ठीक है, जो कि सिंगल थ्रेड है। अब ये वेटर इतना स्मार्ट है, ये वेटर कहता है ठीक है मैं काम करता हूँ, ये जो चीज लानी है ना, ये तो बैकएंड से लानी है ना, तो मैं बैकएंड में कॉल, ध्यान सुनो, मैं इसे कॉल लगा कर आता हूँ और मैं बोलता हूँ बैकएंड से, हे बैकएंड जस्ट गिव मी सम डेटा एंड आई विल नॉट वेट फॉर यू। समझ लो, मैंने उसे बोला कि हे बैकएंड आई विल कॉल यू बट आई विल नॉट वेट फॉर यू। सो जब भी तुम्हारे पास डेटा आ जाए ना, तुम मुझे बताना कि तुम्हारे पास डेटा आ गया, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड कॉल बैक, दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड कॉल बैक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला देखो हम सिंगल थ्रेड तो है, लेकिन सिंगल थ्रेड के साथ साथ हम एसिंक है, ध्यान सुनना, हम क्या है, एसिंक है। जावा जैसे लैंग्वेजेस सिंक्रोनाइज्ड है। सिंक्रोनाइज का मतलब ये कि अगर आपसे बोला जाए कि जावा में एक फाइल पढ़ने जाओ, तो आप जिस थ्रेड से पढ़ने जाओगे वो थ्रेड ब्लॉक हो जाएगी जब तक कि वो फाइल पढ़ के नहीं आ जाती। मेक सेंस गाइस? अब अगर आपके पास कोई दूसरा काम करना है तो आपको एक और थ्रेड खोलनी पड़ेगी, वो थ्रेड दूसरी फाइल पढ़ेगी और वो भी ब्लॉक्ड है। असल में वो थ्रेड फाइल नहीं पढ़ रही है, वो तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रही है कि जाओ फाइल पढ़ के आओ, बट इट इज वेटिंग फॉर इट। सो ये वेटर स्मार्ट है। वेटर क्या करता है, कहता है मैं कॉल लगा कर आता हूं पीछे, तो थिंक लाइक दीज आर द कुक्स, इन्हें आप समझो कि कुक्स है, और आपने ऑर्डर किया है तो आप समझो कि मैंने डी डाउनलोड नहीं है, डोमिनोज का पिज्जा है, ठीक है, मैंने पिज्जा ऑर्डर किया है, वेटर को किया है, वेटर ने कुक को बोला है, कुक को बोला है जस्ट क्रिएट इट, मैं दूसरा ऑर्डर लेता हूं, तो मैं दूसरी रिक्वेस्ट लेता हूं और दूसरी रिक्वेस्ट आने के बाद फिर दूसरे कुक को देता हूं, फिर उसे बोल कर रहता हूं कि जैसे रिजल्ट आए जस्ट कॉल मी बैक, तो मुझे बता देना। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना, ध्यान सुनना, मैं अपना फंक्शन यहां छोड़कर आ जाऊंगा, इसको भी अपना फंक्शन पकड़ा कर आ जाऊंगा, इसे भी अपना फंक्शन पकड़ा के आ जाऊंगा, बोलूंगा कि वंस यू डन इट जस्ट कॉल माय फंक्शन बैक, जस्ट कॉल माय फंक्शन बैक, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि डेटा आ गया मेरे पास। लेकिन यही चीज अगर हम इसी चीज को देखते हैं किस लेवल पे जाकर, जावा जैसे लेवल पे, तो क्या होता है कि अगर एक रिक्वेस्ट आई, दूसरी रिक्वेस्ट आई, तीसरी रिक्वेस्ट आई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेटर रखना पड़ेगा एक रिक्वेस्ट के लिए, एक वेटर रखना पड़ेगा दूसरी रिक्वेस्ट के लिए, एक वेटर रखने पड़ेगा तीसरी रिक्वेस्ट के लिए। दीज वेटर्स आर एक्चुअली टॉकिंग टू द कुक, कुक इज डूइंग द एवरीथिंग, कुक ही काम कर रहा है, लेकिन दीज वेटर आर डूइंग व्हाट, दे आर वेटिंग फॉर अ रिजल्ट, दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, सो दे जस्ट कॉल इट and block it, ध्यान देना, call it and block it, and then once the data is there then release it। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो call, block, release ये चल रहा है, क्लियर हो रहा है आप सबको? लेकिन यही चीज डार्ट कैसे कर रहा है, डार्ट कहता है नो, तो इसका मतलब यहां पर ऐसा हुआ, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट गई, और these all are actually taking the request and talking to the intensive task। intensive task कौन से हैं, कि नेटवर्क से डेटा ले आना, या फाइल में से डेटा ले आना, या डेटाबेस में से डेटा ले आना। सो दीज ऑल आर इंटेंसिव टास्क, दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कॉल, ब्लॉक, रिलीज वाले मॉडल में बैठे, ठीक है। दैट इज बेसिकली जावा को या किसी और लैंग्वेज को, शायद आपने सुना सी शार्प को, इन सब को असल में जरूरत पड़ी किस चीज की, इन्हें जरूरत पड़ी मल्टी थ्रेडिंग, बिकॉज दे आर डिजाइन लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यही बात अगर हम जाकर जब देखते हैं पिछले वाले मॉडल में, तो ये ज्यादा स्मार्ट है, तो कहता है रिक्वेस्ट लो, वेटर हूं, कॉल लगाओ, वापस आ जाओ, दूसरी रिक्वेस्ट लेना शुरू कर दो। इट मींस हमारा सिर्फ एक ही वेटर सब कुछ काम कर जाता है, तो इसका मतलब लेस हार्डवेयर में लगेगा, यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आएगी यहाँ पर, क्योंकि लेस थ्रेड्स खुलेंगे यहाँ पर। आई होप प्रीतेश आई आंसर योर क्वेश्चन कि ये कैसे काम कर रहा है, आई होप सब, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपको समझना, दे हैव एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस थिंग दैट इज कॉल्ड एसिंक। और इससे आपको ये बात भी क्लियर हुई हो कि फंक्शन पास कर देते हैं हम अपना, क्योंकि हम फंक्शन को वेरिएबल में रख सकते हैं, तो हम किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं वेरिएबल, और बोलते हैं कि जब भी तुम्हारे डेटा जाए मेरे वेरिएबल को, यानी मेरे फंक्शन को कॉल लगा देना, ठीक है। आई होप सूरज को वाली बात समझ आई होगी कि ये स्लो नहीं है तो बहुत फास्ट है, असल में पहले वाला मॉडल, यस सर, ठीक है ना।
तो ये इस थॉट से बनाया हुआ चीज है, लेकिन इससे देखो, इससे ना मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग जावा के खिलाफ खड़े हो जाओ, है ना, ये भी ना हो। जावा इज वेल सूटेड फॉर जहां पर ब्लॉक करना ही पड़ता है। अगर ये ध्यान से समझना, नेटवर्क से डेटा लाना इज कॉल्ड, इसे नाम देते हैं रीड और राइट है। फाइल से डेटा लाना इज रीड और राइट है। डेटाबेस से डेटा लाना रीड और राइट है। और आप सबको कहीं ना कहीं पता हो, रीड और राइट ऑपरेशंस जब भी करे जाते हैं, जब भी रीड और राइट ऑपरेशंस होते हैं, ये हमेशा डिस्क पे डिपेंडेंट होते हैं, सीपीयू पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इसलिए सीपीयू की कॉस्ट लगाना बेवकूफी यहां पर, यानी कि मैं थ्रेड्स बनाऊं बेकार है। लेकिन अगर जैसे मैंने बैंकिंग में काम किया, जावा पे काम कर रखा है, तो जब रिक्वेस्ट हम भेजते थे बैंक्स में, तो बैंक्स में कैलकुलेशंस होती हैं, और कैलकुलेशंस के लिए मेरी जो कैलकुलेशंस करते हैं दीज वेटर्स करते हैं, ना कि बैकग्राउंड थ्रेड्स करती हैं। दीज आर द बैकग्राउंड थ्रेड्स। तो वहां मुझे मल्टीपल वेटर्स पिक करने पड़ते थे। इसका मतलब अगर मेरी कोई एप्लीकेशन जो हाईली सीपीयू सेंट्रिक है, ध्यान समझना, हाईली सीपीयू सेंट्रिक है, तो वहां मुझे मल्टी थ्रेडिंग चाहिए। लेकिन अगर मेरी एप्लीकेशन हाईली डिस्क सेंट्रिक है, जिसमें रीड राइट जाता है, वहां मुझे सिंगल थ्रेडेड विद एसिंक चाहिए। तो जैसे कि आप शॉपिंग बना रहे हो, तो शॉपिंग सिंगल थ्रेडेड विद एसिंक बेस्ट है। मेक सेंस? क्योंकि शॉपिंग में आप ध्यान देना, आप सिर्फ रीड करते हो प्रोडक्ट्स को और राइट करते हो। अगर आप ओला और उबर से कैब बुक्स करते हो, तो वो भी रीड और राइट है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पे पोस्ट करते हो, तो पोस्ट भी रीड राइट है। लिंक्डइन भी यही काम कर रहा है, रीड एंड राइट कर रहा है। सो पेपाल भी ये कर रहा है, वो भी रीड राइट कर रहा है, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन आती है, बैंक्स को देता है, बैंक से डेटा लाता है, फिर आपको दिखाया जाता है। सो दीज ऑल टेक्नोलॉजी जिनके मैंने नाम गिनवाए आपको, दीज आर एक्चुअली शिफ्टेड टू द सिंगल थ्रेडेड प्लस एसिंक की तरफ शिफ्ट है सब, ठीक है। और इसे लाया कौन था मार्केट में? जेएस से डार्ट भी वही फीचर ले आया मार्केट में, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई कि असल में टेक्नोलॉजी दो स्टाइल में डिवाइड हो गई, सीपीयू सेंट्रिक या डेटा सेंट्रिक, यानी कि रीड राइट सेंट्रिक। तो रीड राइट सेंट्रिक के लिए एसिंक विद सिंगल थ्रेड को आप यूज करो, ठीक है। चलो हमें यहां तक समझ आ गई बात। हमें आई थिंक ये सब कुछ क्लियर हो गया कि ये सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं, और इससे ये बात भी क्लियर हो गई कि हमारी एप्लीकेशन हाई परफॉर्मेंस बनेगी, क्योंकि वो ज्यादा सीपीयू यूज नहीं करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि मल्टीथ्रेड कर पाए इसे, और मल्टीथ्रेड करना भी तो हम सर्वर साइड पे करेंगे, इससे क्लाइंट पे लोड नहीं पड़ेगा, यानी कि ऐप पे लोड नहीं पड़ेगा। और ये हमें आ गया फंक्शन, फैट एरो फंक्शन बनाना भी, कि फैट एरो फंक्शन कैसे बना सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ बहुत ही बढ़िया फीचर्स दिए गए, जैसे कि आपके पास एक फीचर दिया गया है कि आप ऑप्शनल आर्गुमेंट्स पे भी काम कर सकते हो। देखो ये फीचर आप स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दो इसे, उसके बाद आप इसे असाइन कर दो कुछ। इससे क्या होगा, आपके जो आर्गुमेंट्स है ना वो ऑप्शनल हो जाएंगे। ऑप्शनल का मतलब अगर आप एक्स और वाई को भूल जाते डालना, तब भी काम चलेगा। तो जैसे मैंने ऐड में 1020 भूल गया डालना, तो ये अब मुझे रिजल्ट दिखा देगा 0। तो अगर आप देखोगे सी की वैल्यू आनी चाहिए 0, तो दैट इज द ऑप्शनल आर्गुमेंट का फीचर है। तो सी इज 0, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं ऑप्शनल बट पोजिशनल पैरामीटर। पोजिशनल क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे अगर मैंने पहला आर्गुमेंट दिया 1000, तो 1000 विल बी गो ऑन एक्स, इट नेवर बी गो ऑन वाई, क्योंकि इट इज डिपेंड ऑन द पोजीशन कि आपने कौन से नंबर पे कौन सा आर्गुमेंट दिया है। दैट इज द पॉइंट। आई होप ये समझ आया आप सबको कि दैट इज कॉल्ड पोजीशनल। तो मैं यहां लिख भी रहा हूं आप लोगों के रेफरेंस के लिए, दैट इज ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर। मेक सेंस? इसके साथ साथ, बिकॉज अगर ये ऑप्शनल पोजीशनल पैरामीटर और अपने पास 7, 8, 10 पैरामीटर है, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए दे हैव क्रिएटेड समथिंग, मैं यहां जाके लिखता हूं इंटीजर add2, एंड आई विल से, इसका सिंटैक्स है कुछ ऐसा, कर्ली ब्रैकेट, एंड आई विल से इंटीजर x, और यहां जाके मैं असाइन कर देता हूं इसके इनसाइड लेट्स से 0, एंड देन आई विल से इंटीजर y इक्वल्स टू 0, ठीक है। लेकिन मैं इसे कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं, उसका इंपैक्ट देखते हैं क्या होता है। फिर यहां पर हम करते हैं रिटर्न, और इसको करते हैं फिर x प्लस वाई, सपोज सेम ही किया मैंने add2 पे। अब मैं add2 को कॉल लगाना चाहता हूं, सो आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग, इसको कॉपी कर लेते हैं, और इसकी जगह आई विल से add2। अब add2 के पास बेनिफिट क्या है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसमें मैंने कर्ली ब्रैकेट लिखा है, तो और वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, तो मेरे को पोजीशन याद आएगा दूसरे नंबर पे क्या आएगा। बट हियर आई नीड नॉट टू डिफाइन द पोजीशन, सो आई कैन डू लाइक दिस। मैं यहां जाके लिख सकता हूं x, ध्यान देना, मैं x लिख सकता हूं या y भी लिख सकता हूं, और y कॉलन 999 कर सकता हूं। तो अब क्या हुआ होगा इससे, ये वैल्यू सिर्फ y में असाइन हुई होगी, x में नहीं हुई होगी। सो दैट दिस थिंग इज कॉल्ड ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर। तो आप समझना,
आप नेम देके ही पैरामीटर पहुंच सकते हो। उसके इससे फायदा होगा, आपको सीक्वेंस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौन सा नंबर पे कौन सा पैरामीटर है, आप सीधे उस पैरामीटर को स्पेसिफाई करो। तो अब y 999 पे चला गया, ठीक है। अब मैं इसके बाद x भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, तो x कॉलन 8, तो इसका मतलब x में 8 चला जाएगा। और ऑप्शनल है, मैं स्पेसिफाई करूं या नहीं करूं, इट विल वर्क। तो इसका मतलब अगर मेरे पास और आर्गुमेंट्स भी होते, z होता, z की वैल्यू मान लो मैंने 0 रखी होती और मैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड कर रहा होता, तो z की वैल्यू तो मैंने नहीं दी इस केस में, तो अभी सिर्फ x और y को प्लस करके आएगा। तो दिस इज द प्लस साइड जो इन्होंने क्रिएट की है इसके अंदर, ठीक है। तो इसने प्लस कर दिया इनको। आई होप गाइस ये भी क्लियर होगा आप सबको। तो हमने देखा कि फंक्शंस में इन्होंने इंप्रूवमेंट क्या की है फंक्शंस के अंदर, सो दे अलाउ यू दिस काइंड ऑफ फंक्शंस, ठीक है गाइस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो आप सब। हेलो कोई बात नहीं समझ आई हो? हाँ जी, सर, एक बार पोजिशनल पैरामीटर वाला रिपीट कर दो। देखो पोजिशनल पैरामीटर जब आप स्पेसिफाई कर रहे हो ना स्क्वायर ब्रैकेट से, तो आपको ना याद रखना पड़ता है कि पहला आर्गुमेंट कौन सा है। तो जब आपने इसे कॉल लगाया ऐड को, तो जब व्हेन यू पास 1000 इज ऑलवेज असाइन टू द फर्स्ट आर्गुमेंट। तो सपोज आप 1000 को y को असाइन करना चाहते थे, लेकिन x में यू डोंट वांट टू असाइन एनीथिंग, तो इट इज नॉट पॉसिबल। आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन बतानी पड़ेगी। दैट्स आई मीन आपको जो पहला आर्गुमेंट जाएगा वो पहली पोजीशन में जाएगा, उसका अगला आर्गुमेंट सेकंड पोजीशन में जाएगा। बट इफ यू वांट कि नहीं मेरे को तो सीधा लेट्स से जैसे मैंने यहाँ बोला कि आई वांट टू स्पेसिफाई ऑन z, तो मैं चाहता हूँ z में सीधा 999 चला जाए, y 0 रह जाए और x में 8 चला जाए। मेक सेंस? तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली उस पोजीशन पे जाकर, यानी कि उस पोजीशन वर्ड यूज करो, उस नेम पे जाकर वैल्यू असाइन कर सकता हूँ। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्शनल नेम पैरामीटर। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो व्हेन यू हैव लॉट ऑफ आर्गुमेंट्स, जैसे आपके पास 7-8 आर्गुमेंट्स हैं, तो बेटर आप नेम्ड को यूज करो ताकि आप उस नेम के हिसाब से उसमें वैल्यू डाल कर आ सको। जब आपके पास कम आर्गुमेंट्स है, गो फॉर ऑप्शनल पैरामीटर्स, यानी कि पोजीशन वाले पे। तो पोजीशन वाले पे आपको बताना होगा पहले वाला जो वैल्यू है वो पहले में जाएगा, दूसरा वाला दूसरे में जाएगा, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों तरीके हैं क्या बनाने के लिए, ऑप्शनल बनाने के लिए। तो आपके आर्गुमेंट्स ऑप्शन हो गए, जिससे आप किसी वैल्यू दे सकते हो, किसी वैल्यू नहीं दे सकते, और उसमें ये दो फीचर प्रोवाइड कर देंगे। आप पोजीशन वाइज भी काम कर सकते हो, नेम्ड वाइज भी। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन। हाँ हाँ, देखो देखो एक पहले एक थंब रूल समझते हैं कि फंक्शन हमेशा एक ही चीज रिटर्न करता है, ये हमेशा रूल है। लेकिन हम एक से ज्यादा चीजें इनडायरेक्ट वे में रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो मैं यहाँ बनाता हूँ रिटर्न डेमो डॉट डॉट, बस एरे क्लास बना दो, ऑब्जेक्ट बना दो, ऐसे करके आप रिटर्न कर दो। तो लेकिन हमेशा फंक्शन इज कैपेबल टू रिटर्न ओनली वन थिंग, इट नेवर रिटर्न मल्टीपल। तो इल्यूजन है, मतलब मैं आपको बताऊं तो इट्स इल्यूजन। जैसे मैं यहाँ लिख दूं लिस्ट ऑफ इंट, एंड यहाँ मैं सपोज आपको मैं प्राइजेस रिटर्न करना चाहता हूँ, ठीक है, एंड आई वांट टू रिटर्न दिस, सो आई जस्ट राइट रिटर्न स्क्वायर ब्रैकेट 90 100 120। तो देखने में ऐसा लग रहा है हम 3 वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रिटर्निंग 3 वैल्यूज, वी आर एक्चुअली रिटर्निंग द रेफरेंस ऑफ दीज 3, यानी कि तीनों जहां बनी है जिस एड्रेस पे वो हमने रिटर्न कर दिया है। सो व्हेन यू कॉल इट, जैसे आपने इसे कॉल लगाया, आपके पास रिटर्न आ जाएगा ऐसे, ये मेरे पास आ गया एंड आई कैन प्रिंट इट। तो मैं यहां जाकर आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो, या अभी हम आगे चल के भी क्लास ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो उस तरीके से भी आप रिटर्न करके आ सकते हो। आई होप इट मेक सेंस। सर ये जो जो प्राइसेस है वो एक्चुअली एड्रेस को कॉल करता है, हमारा। नहीं, देखो ऐसे करते हैं, प्राइजेस जो है इट्स अ फंक्शन, ठीक है। और जो मैंने लिखा है रिटर्न 90 100 120, तो इससे क्या हुआ, इट इज बिहाइंड द सीन इट इज क्रिएटिंग एन एरे। तो एरे क्रिएट हुआ है 90 100 120 का। आपने कभी ना कभी जरूरत पड़ी होगी कि जो एरे होता है आपके पास उसका एक बेस एड्रेस होता है, स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो हमने अज्यूम कर लिया स्टार्टिंग एड्रेस 100 है, और बिकॉज ये इंट है तो हमने अज्यूम कर लिया 4-4 बाइट का जंप है, 104 108। तो हमने असल में यहाँ से ये एड्रेस, दिस एड्रेस इट इज एक्चुअली रिटर्निंग, and this address is holding by whom, by p, and when you printing it, तो बिकॉज हमें बेस एड्रेस मिल गया तो हम बाकी एरे को ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सी में आप रिटर्न करते थे पॉइंटर्स, तो इट इज लाइक दिस। यहां पर रेफरेंसेस है। हाँ जी, ये बात सबको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं इससे।
तो ये हमें क्लियर हुआ कि कैसे काम कर रहा है। अब इसे थोड़ा सा कुछ और देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि कुछ और इंप्रूवमेंट्स भी करी इन्होंने इसके अंदर। सो दे हैव क्रिएटेड अनदर थिंग दैट इज कॉल्ड वेर आर्ग्स आर्गुमेंट्स। वेरिएबल आर्गुमेंट्स बनाए इन्होंने। इसका मतलब जब आपको नहीं पता हो कि मैं कितने आर्गुमेंट्स पास करूं, तो यू कैन क्रिएट अ फंक्शन विद अ वेर आर्गुमेंट्स। सो वेर आर्गुमेंट्स को डिफाइन करने के लिए बस इतना काम करना है हमें कि हमें एक फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट स्पेसिफाई कर दें कि कितने आर्गुमेंट्स हमारे पास होंगे, और उसके लिए कुछ खास काम करना नहीं होता। जैसे कि सपोज आई एम सेइंग इंटीजर ऐड नाम से फंक्शन बना दो, लिस्ट इंट कर दो और यहाँ लिस्ट कर दो आप, ठीक है। तो इट मींस इट हैज बिकम अ वेर आर्ग्स। तो ये एक तरीका है जो वेरिएबल आर्गुमेंट्स के लिए। अब ये इल्यूजन देखो कैसे काम करता है। मैं ऐड को कॉल लगाता हूँ विदाउट आर्गुमेंट, फिर कॉल लगाता हूँ 10 20 के साथ, फिर कॉल लगाता हूँ 10 20 30 के साथ, 30 के साथ, 40 के साथ, ठीक है। तो मैं असल में क्या कर रहा हूँ, इसे कॉल लगा रहा हूँ अलग अलग आर्गुमेंट्स के साथ। तो जब मैं इसे कॉल लगा रहा हूँ तो बस मुझे इतना काम करना पड़ेगा, दिस इज। तो अभी कैसा बन गया मेरे लिए, एक तरीके का वेरिएबल आर्गुमेंट। जितने आर्गुमेंट पास करूंगा उतने के लिए काम करके आएगा। इट इज लाइक अ सम करके आएगा। तो अगर मैं इन सब को लेट्स से प्रिंट में डाल देता हूँ, इस पूरे को वो भी प्रिंट में डाल देते हैं, तो ये है एरे, बट ये सपोर्ट करता है कि अगर आप जितने आर्गुमेंट डालोगे उस हिसाब से काम करके आ जाए, ठीक है। अब आप बस यहां जाकर इसे प्रिंट कर दो। तो हम ले देते हैं फॉर और इंटीजर आई 0 लेस देन लेंथ प्लस प्लस तो इंटीजर सम इक्वल्स टू 0 एंड यू विल ठीक है, उसमें से निकलता जाएगा एंड यू आर रिटर्निंग अ सम। अभी क्या करेगा, जब फर्स्ट आर्गुमेंट होगा तो इट्स एन एम्प्टी अरे, तो लूप में जाएगा नहीं, सम 0 होगा। एक में 10 20 करके आएगा, एक में 10 20 30 40 करके आ जाएगा। तो इट इज लाइक अ वेरिएबल आर्गुमेंट्स फॉर अस। गलत कोड चला दिया मैंने, डॉट वेर आर्ग्स, ठीक है। तो 0 30 100 ये हमारे पास आ गया। आई होप गाइस ये भी क्लियर है सबको कि कैसे काम कर रहा है। तो मैंने किक स्टार्ट दे दिया आपको कि कैसे सब चीजों पे काम हो रहा है। ये कुछ स्निपेट्स दिखा दिए मैंने आप लोगों को हर चीज के, ठीक है। अब कुछ थोड़ा सा और एक लेवल आगे ले जाता हूँ ताकि हमें फंक्शन साइड पता चल जाए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ। ये आज याद रखना है हमें, क्योंकि अब जितनी भी एप्स बनेंगी वो इसी पे बेस्ड पे बनेंगी, क्योंकि हम सिंटैक्स से फैमिलियर हो चुके हैं। तो अब अगर सपोज मैं यहाँ जाता हूँ एंड आई एम सेइंग कि मेरे को इसमें फंक्शनल स्टाइल यूज करना है, तो एक बार मैं इस पर थोड़ा सा फोकस करना चाहता हूँ फंक्शनल स्टाइल पे, क्योंकि ये काम आएगा बहुत। फंक्शनल स्टाइल कुछ ऐसा बोलता है कि अब हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कोई फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि मैंने अगर कोई फंक्शन बनाया void loop नाम से, और सपोज उसके अंदर एक लूप चल रही है, आप फोकस करना है इस बात पे और सोचना है इसे कि अगर इसे जावा में बनाते तो कैसे बनाते हैं, जो मैं करने वाला हूँ। तो मेरे पास सपोज इंटीजर i इक्वल्स टू 1 से लेकर लूप चल रही है सपोज n तक i प्लस प्लस, और n में यहाँ से पास कर रहा हूँ इसके इनसाइड, एंड देन आई एम डूइंग द लूपिंग इनसाइड इट। तो ये लूप हो रहा है यहाँ पर, एंड सपोज आई हैव अ फंक्शन कॉल्ड var cube, वैर भी लिख सकते थे आप, फंक्शन लिख सकते हो। तो मैंने ऐसे फंक्शन बनाया वैर क्यूब, और उसमें नंबर पास किया, एंड आई एम सेइंग नंबर इनटू नंबर इनटू नंबर, ठीक है। तो आई वांट कि लूप चला दो, लूप चला के मेरे को क्यूब निकाल के दे दो, एंड बट द क्यूब वाला फीचर क्यूब वाले फंक्शन के अंदर है। ध्यान सुनना, क्यूब वाला फीचर क्यूब वाले फंक्शन के अंदर है, और n उसकी रेंज है जो मैं यहाँ से पास करूंगा। सपोज ऐसा तो मैं करना ही चाहता हूँ, साथ में आई वांट टू कंप्यूट, मुझे इवन ऑड भी निकालने हैं, तो जो भी रेंज है उसके बीच में इवन ऑड भी निकाल लो तो नंबर आपके पास आएगा। अब आप मुझे बता देना कि वो नंबर इवन है ऑड है। तो मैंने यहाँ देखा नम मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 0 है, तो फिर वो इवन है। इवन है तो इवन में आप क्या प्रिंट कर दो, नम। ऑड है तो ऑड में प्रिंट कर देना उसका नम, ठीक है। तो एक एक लाइन के फंक्शन हमने क्रिएट कर दिया, आपको दिख भी गया कि फैट और फंक्शन कहाँ फिट है। अब सपोज मैं यहां से देखो लूप को बुला रहा हूँ, लूप को मैंने बोला लूप भाई 5 बार चल, लेकिन जब तू 5 बार चल तो क्यूब को चला ले इस बार। ध्यान सुनना, जब 5 बार चल तो क्यूब को चला दे। तो मैंने देखो यहाँ उठाकर क्यूब को ही पास कर दिया एज आर्गुमेंट, तो 5 n में चला गया और क्यूब चला गया। अब जब क्यूब गया तो मैंने बताया कि ये क्या रिसीव कर रहा है, फंक्शन। तो आप समझना fn जैसे n किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का, ऐसे fn किस टाइप का है, फंक्शन टाइप का। दिस इज पॉसिबल इन डार्ट कि हम फंक्शन के अंदर फंक्शन पास कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने फंक्शन पहले पास किया, कॉल नहीं लगाया। कोई आप में से ये ना सोचे कि कॉल आया, कॉल ऐसे होती है ब्रैकेट लगा के होती है, कॉल नहीं लगाई है। तो इसलिए फंक्शन को उठा के सिर्फ पास कर दिया, पास करके वो यहाँ आ गया। अब मैं बोलता हूँ
कि यहां से प्रिंट में जाकर fn को कॉल लगा दो और fn में i पास कर दो। तो fn में i पास करने मतलब क्या, i का मतलब 1, तो 1 पास हो, 1 का क्यूब, फिर 2 पास हो तो 2 का क्यूब, फिर 3, फिर 4, 5 तक क्यूब दिखाता जाएगा। अब यही थॉट मैंने दोबारा लगाया, देखो फिर से मैंने लिखा 5 कॉमा क्यूब की बजाय मैंने इस बार क्या पास कर दिया, इवन ऑड। तो इवन ऑड पास कर, तो इवन ऑड fn में पहुंच गया। अब लूप चली तो fn ही कौन है, इवन ऑड है। अगर आप इस थॉट को देखो किसी और प्रोग्रामिंग में, सी में जाके देखो, अगर आपको मैं सी में बोलता तो आप इफ एल्स लगाते। चॉइस 1 है तो क्यूब को कॉल लगा देना, चॉइस 2 है तो इवन ऑड को कॉल लगा देना। लेकिन यहाँ फंक्शन के अंदर फंक्शन पास हो जाता है, तो दिस इज पॉसिबल, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो हम अपना फंक्शन के अंदर फंक्शन पास करके आ सकते हैं। अब अगर आप इसे रन करके देखो इस कोड को, ये कैसे काम कर रहा है, तो यहाँ जाते हैं और फंक्शनल स्टाइल डॉट डाट को चलाकर देखते हैं, तो आपको दिखेगा इट इज शोइंग 1, 8, 27, 64, 125, these all are what, these all are जो आपके पास क्यूब निकल कर आया। फिर देखो ऑड इवन सब दिखना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये ऐसा हो गया हमारे पास। आई होप गाइस ये बात समझ में आई है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन पास किया जा सकता है, दैट इज पॉसिबल इंटायरली। और फंक्शन को रिटर्न भी कर सकता है, ये भी पॉसिबल हो गया। अब क्या फंक्शन से फंक्शन को रिटर्न भी कर सकते हैं, इसका मतलब मैं ऐसा फंक्शन बना सकता हूं, जैसे मैंने फंक्शन बनाया देना लिस्ट ऑफ फंक्शन, गिव मी, देखो मैं ऐसे बोलता हूँ गिव मी 2 फंक्शंस। तो ऐसा फंक्शन हम नहीं बनाते कभी, लेकिन अब पॉसिबल हो गया कि हम फंक्शन बना सकते हैं। तो रिटर्न स्क्वायर ब्रैकेट में देखो क्या कर रहा हूं मैं देख रहा हूँ क्यूब कॉमा इवन ऑड। तो मैंने दोनों फंक्शन उठाकर किसमें डाल दिया, एरे में, यानी कि लिस्ट में। और लिस्ट किस टाइप की होगी, फंक्शन टाइप की होगी। अब अगर आप इस फंक्शन को बुलाओ, देखो गिव मी 2 फंक्शंस, मैंने जैसे ऐसे लिखा, सो इट इज रिटर्निंग व्हाट, इट इज रिटर्निंग अ फंक्शन। तो नाउ इट इज पॉसिबल कि फंक्शन को रिटर्न कर सकता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन एज अ आर्गुमेंट भी पास हो सकता है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं रिजल्ट्स, ये मेरे पास आ गया। अब मैं इस रिजल्ट्स, बिकॉज इट्स एन एरे, तो मैं इसे कॉल लगाता हूँ। कॉल लगाने का तरीका देखना कैसा है, मैं बोलता हूँ प्रिंट रिजल्ट्स, बिकॉज इट्स एन एरे, सो एरे के 0 पे जाओ, एरे के 0 पे ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि उसके अंदर फंक्शन है 0 पे। वो फंक्शन कौन है, वो फंक्शन क्यूब है, और क्यूब में आप 5 पास कर दो। आपने क्यूब में क्या पास कर दिया, 5। तो अगर हम लिख रहे हैं रिजल्ट 0, तो रिजल्ट 0 का मतलब क्या हुआ मेरे पास, यहां से रिजल्ट है, सॉरी, तो रिजल्ट 0, इसका मतलब 0 पे क्या पड़ा है, 0 पे क्यूब पड़ा है, और यहां से मैंने क्यूब को कॉल लगा दिया। तो आप ध्यान देना, क्यूब कॉल ऐसा लिख देते हैं, और आप सबको पता है डॉलर करली ब्रैकेट में डाल दो, तो हमें टू स्ट्रिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब एक बार इसे डाइजेस्ट करते, देखो यहाँ जाते हैं, क्लियर करते हैं, और यहाँ आई एम राइटिंग डॉट फंक्शनल स्टाइल डॉट डॉट। अब ध्यान देना क्यूब कॉल 125, मेक सेंस गाइस। तो अब आप फंक्शन के अंदर से फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये सब इसलिए क्यों